चलिए जी, क्लास का आगाज करते हैं। हमने वेक्टर्स के अंदर जो है वो जो ये सेकंड पार्ट है वेक्टर्स का पार्ट 2 जो प्योरली P3 के अंदर था, अभी भी P3 में है, वो पार्ट हम कवर कर रहे थे। हमने क्या क्या कवर किया था, इसके थ्रू करें। हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना सीखी थी, और वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था R इक्वल्स टू A प्लस टी पी, where R is x y z, A is the position vector of any one point that lies on the line, टी इज अ वेरिएबल स्केलर जिसकी वैल्यू हम डालते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन निकालने के लिए। तो उसको इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए इसको हम टी ही रहने देते हैं। कभी कभार एग्जामिनर इसकी जगह लैम्डा लेता है, कभी म्यू लेता है, कभी एस लेता है, मुख्तलिफ चीज़ें ली जा सकती हैं। और पी जो है हमारा डायरेक्शन वेक्टर है, जिसको निकालने के लिए लाइन पे मौजूद दो पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर होने चाहिए, जिनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्शन वेक्टर आता है। फिर हमने जनरल पॉइंट निकालना सीखा था, जनरल पॉइंट के जरिए डिफरेंट पॉइंट्स निकालना सीखा था। फिर पॉइंट को वेरीफाई करना सीखा था कि वो लाइन पे लाई करता है। थ्री पॉइंट्स से कोलिनियन करना सीखा था। फिर हमने लास्ट एस्पेक्ट देखा था, इसमें डिटरमिन करना था कि वेदर टू लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। अगर डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल हैं तो पैरेलल हैं, और अगर डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं और स्क्यू भी। तो अगर दो लाइंस पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है तो वो स्क्यू है, इसका मतलब वो दो अलग अलग प्लेन्स पे लाई करती हैं। तभी ना वो पैरेलल है ना वो इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि अगर एक प्लेन पे लाई कर रही होती तो वो या तो पैरेलल होती या इंटरसेक्टिंग होती। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ना हो। लेकिन अगर पैरेलल इंटरसेक्टिंग दोनों ना हो तो स्क्यू होती है। तो कभी एग्जामिनर सवाल पूछेगा, पास में कुछ सवाल मौजूद हैं जिसमें वो कहता है प्रूव दैट द टू लाइंस आर स्क्यू। तो आपने सबसे पहले ये साबित करना है कि द टू लाइंस आर नॉट पैरेलल एज द डायरेक्शन वेक्टर्स आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। जो डायरेक्शन वेक्टर्स दिए हुए होंगे उनको आप देखेंगे और बयान करेंगे कि देखेंगे दो डायरेक्शन वेक्टर्स आपस में एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो लाइंस आर नॉट पैरेलल। फिर इंटरसेक्शन के लिए आपको बताया था कि आप दोनों लाइंस के जनरल पॉइंट निकालते हैं। जनरल पॉइंट निकाल के दोनों के एक्स को इक्वेट करते हैं, एक इक्वेशन बनता है। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं, दूसरा इक्वेशन बनता है। साइमल्टेनियस सॉल्व करके पेरीमीटर्स की वैल्यू आ जाती है। तो हमने सीखा था उसमें पेरीमीटर की, एक पेरीमीटर टी था, एक पेरीमीटर एस था, उसकी वैल्यूज निकल गई। टी को अ, उसके रेलेवेंट जनरल पॉइंट में डालते हैं और एस को उसके जनरल पॉइंट में डालते हैं, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। क्योंकि हमने एक्स और वाई को इक्वेट किया हुआ होता है तो जेड कोऑर्डिनेट की बेसिस पर फैसला होता है। अगर जेड कोऑर्डिनेट मैच कर जाएगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, जेड कोऑर्डिनेट मैच नहीं करेगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होती। तो अगर जेड कोऑर्डिनेट मैच नहीं करता, लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होती, तो हम लिख देते लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। एंड उस केस में अगर मुझे डिटरमिन करना होता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो बस कंक्लूजन आया था कि लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। बट अगर साबित करना होता है स्क्यू, तो हम ये कहते हैं कि देखो लाइंस पैरेलल भी नहीं है और लाइंस इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, लिहाजा लाइंस स्क्यू। तो हमने एक एग्जांपल देखा था और मैंने इसको अच्छी तरह सॉल्व किया था। किसी को कुछ भी रिकैप करना हो तो वो पुराना लेक्चर है, उसको देखकर रिव्यू कर सकता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगला एग्जाम्पल है जो आपने ट्राई करके लाना है। मैंने आपसे कहा था कि अगला एग्जाम्पल आपको ट्राई करके लाना है, तो वो अगला एग्जाम्पल जो है मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जिन्होंने ट्राई किया है वो एटलीस्ट इसको देख सकेंगे क्या उन्होंने सही ट्राई किया है या नहीं। तो अगला एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय। तो ओ ए और ओ बी, ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। द लाइन एल हैज वेक्टर इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू ए प्लस टी पी था ना, तो यहाँ टी की जगह लिखा हुआ है एस। इसका मतलब पेरीमीटर जो यहाँ इन्वॉल्व है वो टी नहीं है बल्कि एस है। और पेरीमीटर के बाद जो लिखा होता है वो हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है, इट्स 1 2 3। अगर इसको मैं कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इस इक्वेशन को, तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, जिसमें 4 -2 and 2। ये मेरा पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी वन पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन है, प्लस एस टाइम्स 1 2 and 1। ये मेरा डायरेक्शन वेक्टर सही है। मैंने कॉलम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को, वेक्टर इक्वेशन को लिख दिया। अब वो कह रहा है प्रूव दैट द लाइन एल डज नॉट इंटरसेक्ट, प्रूव दैट द लाइन एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ए एंड बी। ये साबित करना है कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने जो है वो साबित करना था कि शो दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट एंड फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब साबित कर दिया जेड कोऑर्डिनेट की बेसिस पर कि जेड कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है, तो जो पॉइंट आया है उसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो पोजीशन वेक्टर लिखना कोई कमाल नहीं है, वो तो एक स्टेप आगे की कहानी है, बाकी सब काम वही होता है। तो प्रूव दैट द लाइन एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ए एंड बी। तो एक लाइन एल है जिसका इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, जिसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में भी मैंने लिख दिया।
और एक और लाइन है जो लाइन थ्रू ए एंड बी है। अब लाइन एल का तो मेरे पास इक्वेशन है, लाइन थ्रू ए एंड बी का मेरे पास इक्वेशन नहीं है। जब दो लाइंस को साबित करना, जब दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, या साबित करना हो कि वो इंटरसेक्टिंग है, या साबित करना हो कि वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, इंटरसेक्टिंग के हवाले से कुछ भी करना हो, दोनों लाइंस के इक्वेशन भी होने चाहिए, दोनों के जनरल पॉइंट्स को निकाला जाता है, दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करके थर्ड को वेरीफाई किया जाता है कि थर्ड को मैच किया जाता है। थर्ड अगर मैच हो जाए तो इंटरसेक्टिंग है, थर्ड मैच ना हो तो इंटरसेक्टिंग नहीं है। एक्स और वाई को लेकर जेड मैच करवाते हैं, वाई और जेड लेंगे तो एक्स मैच करवाएंगे, एक्स और जेड लेंगे तो वाई मैच करवाएंगे। ये बात मैंने मेंशन की थी। तो अब हमने सबसे पहला अपना जो ऑब्जेक्टिव बनाना है वो है लाइन ए बी की इक्वेशन को निकालना। तो हमने कहा 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले लाइन ए बी की इक्वेशन निकालते हैं। लाइन ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले लाइन ए बी का डायरेक्शन वेक्टर निकालना होगा, विच इज ओ बी माइनस ओ ए। तो मैंने ए बी निकाला ओ बी माइनस ओ ए से। तो 1 4 3 में से 2 2 1 को माइनस किया तो -1 2 2 मेरा वेक्टर ए बी आ गया, जो कि डायरेक्शन वेक्टर है। तो लाइन ए बी का जो डायरेक्शन वेक्टर आया है दैट इज -1 2 2। ये मेरा डायरेक्शन वेक्टर आ गया। सही है जनाब। उसके बाद जो है वेक्टर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू ए प्लस टी पी। तो डायरेक्शन वेक्टर की जगह आप -1 2 2 ले लोगे, और ए की जगह पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लोगे जो लाइन पे मौजूद है। लाइन पे मौजूद दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों में से किसी एक का पोजीशन वेक्टर ले लोगे। तो या तो ओ ए ले लो या ओ बी ले लो। तो मैंने ओ ए ले लिया 2 2 1। याद रहे कोई 2 2 1 की जगह, 2 2 1 की जगह कोई अगर 1 4 3 भी लेना चाहता, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, तो वो ले सकता। सही है। तो 1 4 3 भी ले सकते थे, 2 2 1 भी ले सकते थे, मैंने 2 2 1 ले लिया। अच्छा, अब क्या किया, अब जनरल पॉइंट वन जो मेरे पास है वो मैंने निकाल लिया। अपनी जो ए बी की इक्वेशन निकाली उससे मैंने जो पॉइंट निकाला उसको जनरल पॉइंट वन कहा। 2 + t टाइम्स -1 इज 2 - t। 2 + t टाइम्स 2 इज 2 + 2t। 1 + t टाइम्स 2 इज 1 + 2। और जनरल पॉइंट टू जो है वो यहाँ से आ जाएगा। 4 + s टाइम्स 1 इज 4 + s। -2 + s टाइम्स 2 इज -2 + 2s। एंड 2 + s टाइम्स 1 इज 2 + s। फिर आपको मैंने बताया था कि आपने जो है टू को इक्वेट करना होता है। तो मैं यहाँ फिर x को इक्वेट करूंगा तो 2 - t इज इक्वल टू 4 + s। यहाँ से अगर मैं s को सब्जेक्ट बना देता हूँ, मर्जी है t को बनाऊँ या s को बनाऊँ, टोटली डिपेंड्स अपॉन मी। मैं s को ही बना लेता हूँ तो 2 - 4 -2 हो जाएगा। s इज इक्वल टू -2 - t। सही है, ये s आ जाएगा। पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन टू निकालने के लिए मैंने y को इक्वेट करना है, तो 2 + 2t इज इक्वल टू -2 + 2s। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाएगा 4 + 2t इज इक्वल टू 2s। इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर, बल्कि 2 डिवाइड भी हो जाएगा ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाइड फॉर्म में इट्स s इज इक्वल टू 2 + t। ये सिंप्लीफाइड डिवाइड बाई टू करके इक्वेट कर दिया इक्वेशन वन और टू। अब दोनों ऐसे हैं तो -2 - t इज इक्वल टू 2 + t। तो -4 इज इक्वल टू 2t एंड t इज इक्वल टू -2। t -2 को अगर आप डाल देंगे तो -2 - -2 s0 आ जाएगा। या 2 + t था तो t -2 है तो s0 आ जाएगा। t -2 s0 आपकी साइमल्टेनियस में सॉल्विंग आ गई, ये भी मैंने कहा। फिर मैंने कहा कि अगर मैं t -2 को जनरल पॉइंट वन में डालता हूँ, मेरे पास 4 - 2 - 3 आएगा। 4 -2 -3। और s0 को जब मैं डालूंगा gp2 में तो मेरे पास 4 -2 2 आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का मैच करना और वाई कोऑर्डिनेट्स का मैच करना कोई कमाल नहीं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया था, वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया था, तो ही तो टी और एस आए थे। उन्हीं टी और एस को जब मैं वापस जनरल पॉइंट्स में डालूंगा तो एक्स और वाई तो मैच करेंगे ही करेंगे। देखिए एक्स और एक्स मैच कर रहे हैं 4 4, वाई और वाई भी मैच कर रहे हैं -2 - 2। बट जो जेड कोऑर्डिनेट है अगर वो मैच कर जाता तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती, जैसे कि पिछले एग्जांपल में कर रहा था। 1 1 1 था ना, ये बिल्कुल 1 था। और
इस एग्जाम्पल में -3 है और यहाँ 2 है, जेड कोऑर्डिनेट्स डिफर। तो -3 इज नॉट इक्वल टू 2, जेड कोऑर्डिनेट्स डिफर, हेंस द लाइन एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन ए बी। अगर ये मैच कर जाते तो फिर जो पॉइंट आ रहा होता उसी को वेक्टर फॉर्म में लिख देते, तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसे यहाँ पूछा था, फाइंड देयर पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर वही होता जब ये मैच कर जाते हो। मैच ना करें तो हम कह देंगे कि लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। सही है, ये एक एग्जांपल था जो नॉट इंटरसेक्टिंग के हवाले से जैसे प्रूविंग करनी थी। तो पूरा प्रोसेस सेम है, चाहे इंटरसेक्टिंग साबित करना हो, चाहे शो करना हो, चाहे डिटरमिन करना हो, चाहे प्रूफ करना हो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नॉट इंटरसेक्टिंग है, सारे स्टेप्स आपके सेम है। बस आखिरी जो है फैसला होता है, अगर एक्स और वाई को इक्वेट किया है तो जेड के बेसिस पर फैसला होगा कि वो मैच कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग है, और फिर उसी के जरिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर दिया जाता है। अगर मैच नहीं कर रहे तो कंक्लूजन आ जाएगा कि एज दे आर डिफरिंग, एज दे डिफर, therefore lines does not intersect। यहाँ इस चीज का ख्याल रखा जाए कि अगर लिखा हुआ है प्रूव दैट द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट और आपका जेड कोऑर्डिनेट भी मैच कर जाता है, तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है, क्योंकि वहां जेड कोऑर्डिनेट मैच होना नहीं चाहिए। जो प्रूफ करने का कहा गया है वही प्रूव होना चाहिए, क्योंकि डिटरमिन का मतलब है यस भी हो सकता है नो भी, बट शो या प्रूफ में जो कहा गया है वही होना चाहिए। कहा है प्रूफ शो करोगे दे आर इंटरसेक्टिंग और आपका इंटरसेक्टिंग आपका मैच नहीं कर रहा, आप बोलो नॉट इंटरसेक्टिंग है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शो या प्रूफ करना है कि नॉट इंटरसेक्टिंग आपका मैच कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डिटरमिन करना है वेदर दे इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो फिर उस केस के अंदर इट कैन बी अ यस, दे माइट बी इंटरसेक्टिंग एंड दे माइट नॉट बी इंटरसेक्टिंग। बट अगर प्रूव या शो करना होगा तो जो लिखा हुआ होगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आप आंसर उससे अगेंस्ट है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में ब्लंडर किया। ये एग्जाम्पल मैंने अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर दिया, नोट्स भी कॉपी भी कर लें और मुझे कंफर्मेशन भी दे दें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। इंटरसेक्टिंग स्क्यू पैरेलल वाला केस खत्म हो गया। अब अगले एस्पेक्ट की तरफ आते हैं और बहुत गौर से आपने चीज़ों को समझना होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर। पहले कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आप सवाल की तरफ मैं आपको लेकर आऊँगा। हमेशा याद रखें, जब जब किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमेशा विजुलाइज किया करें। विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लिहाजा जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जो है विजुलाइजेशन करें। विजुलाइज करेंगे इंशाल्लाह तो जो चीज़ नहीं भी समझ आ रही ना वो समझ आ जाएगी। विजुलाइजेशन प्लेज एन important role. If you are not able to visualize, if you are not able to visualize, then you have to draw a rough diagram so that you are able to visualize and solve it, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें आपको विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बगैर भी हो जाएगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेपिटेटिवली काफ़ी दफ़ा ये आता है। अच्छा जी, अब ज़रा सुनिएगा और मैं स्टेप से पहले आपको डायग्राम दिखाऊंगा। Find the foot of the perpendicular from a point to a line and the perpendicular distance of a line from a point. Find the foot of the perpendicular from a point to a line and the perpendicular distance of a line from a point. अब जरा समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर, थोड़ी देर डायग्राम पे फोकस कर। एक लाइन बनी हुई है, एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन मुझे पता है। एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन मुझे पता है, वेक्टर इक्वेशन इज नोन। और एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे पता है। मुझे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पी से लेकर इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। इस पॉइंट से लेकर इस लाइन की, लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का मुझे वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, और पॉइंट पी का मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। और मुझे कहा जा रहा है कि पी से लेकर पी से लेकर लाइन तक का, लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो।
अच्छा, बाज़ औक़ात कहता है कि पॉइंट पी से लेकर लाइन तक जो परपेंडिकुलर बन रही है, उसमें जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर निकालना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, दोनों सूरतों में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब फुट जब मांगा जाएगा तब तो निकालना ही है, लेकिन जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी ना, तो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले निकलेगा, उसके बाद फिर डिस्टेंस निकलेगी। ये बात याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। आपको कह रहा है पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। आपने क्या किया, आपने पॉइंट मार्क किया, आपने लाइन ड्रॉ की। पॉइंट पी मार्क किया, आपने लाइन ड्रॉ की। आपने कहा लाइन से, पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी। आपने कहा डिस्टेंस निकालने के लिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरे पास होना चाहिए। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को आपने कह दिया एफ। अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो जरा सुनिएगा। Any unknown point on a given line is represented by the general point of that line. To represent an unknown point on a line, to represent an unknown point on the line, the coordinates of the general point are used. अगर एक पॉइंट है, उसको उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लूंगा। मतलब जो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है उसी को मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लूंगा। तो इफ अ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक लाइन पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट का जिक्र एग्जामिनर ने या तो किया है या मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का कह रहा है, तो मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास नहीं है। तो जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास ना हो और वो पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा हो जिसकी वेक्टर इक्वेशन मुझे पता हो या निकल सकती हो। जब एक अननोन पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा हो और उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन या तो मुझे पता हो या निकल सकता हो, तो फिर वो जो अननोन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स वही मान लेंगे जो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, उसके बाद जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो एनी अननोन पॉइंट ऑन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल पॉइंट ऑफ दैट लाइन। ये नोट फॉर्म में लिखा हुआ भी है, बड़ी अहम बात मैंने आपको बताई। जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी या आपको फुट निकालना था, दोनों सूरतों में फुट निकालने पे काम होगा। सबसे पहले फुट निकालने के लिए एफ, क्योंकि लाइन पे मौजूद अननोन पॉइंट है, लाइन की वेक्टर इक्वेशन या तो है या आ सकती है, उसके बाद उसका जनरल पॉइंट निकालेंगे लाइन का और वही एफ के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे। एक बात ये हो गई, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद याद रखें, जब परपेंडिकुलर आएगा ना 90 डिग्री, तो एक घंटी बजेगी डॉट प्रोडक्ट वाली। वो घंटी जब जो P1 से P3 में पोर्शन शिफ्ट हुआ है वेक्टर्स का, उसमें मैंने आपको पार्ट 1 में कवर करवाया था कि when two vectors are perpendicular, the dot product of those two vectors is 0। तो याद रखें वो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। फिर एफ को आपने जनरल पॉइंट मान लिया, अब या तो आप एफ पी निकाल लें या पी एफ निकाल लें और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ले लें। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एंगल निकालना हो तो दोनों वेक्टर्स बाहर वाले होते हैं, दोनों बाहर वाले होते हैं या दोनों अंदर वाले होते हैं, दोनों बाहर वाले होते हैं या दोनों अंदर वाले होते हैं। लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होना तो इसका मसला नहीं है। मतलब लाइन का डायरेक्शन वेक्टर अगर बाहर की तरफ है और जो दूसरी लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, दोनों केसेस में मसला नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आना है। क्योंकि मसला तब होता है जब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अगर अंदर वाले लूंगा वो पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर अगर एक अंदर वाला एक बाहर वाला ले लूंगा, मतलब दोनों अंदर वाले लूंगा या दोनों बाहर वाले लूंगा, तो पॉजिटिव आना है मिसाल है। लेकिन अगर एक अंदर एक बाहर वाला ले लूंगा तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट बिला वजह नेगेटिव हो जाएगा और एंगल एक्यूट से ऑब्ट्यूज बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव एक्यूट एंगल, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल, डॉट प्रोडक्ट जीरो 90 डिग्री। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, एंगल 90 डिग्री है, तो फिर डायरेक्शन का मसला नहीं है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, दोनों बाहर वाले दोनों अंदर वाले, कोई इशू नहीं। तो करना क्या है कि सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर एफ पी या वेक्टर पी एफ। मिसाल मैंने एफ पी निकाल लिया। एफ पी निकालने के लिए आई विल डू ओ पी माइनस ओ एफ।
अब जो एफ पी वैक्टर आया है और जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, मतलब लाइन का डायरेक्शन वेक्टर से मुराद आर इक्वल टू ए प्लस टी पी में जो ये वाली चीज है, ये वाली, तो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और वेक्टर एफ पी आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो अब हम कहेंगे कि एफ पी वाला वेक्टर और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। अब डायरेक्शन वेक्टर मेरे पास मौजूद होता है, एफ पी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर होगा, क्योंकि एफ जनरल पॉइंट है लाइन का, तो वो इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर टी होगा यकीनन। तो जब मैं एफ पी डॉट पी इक्वल टू जीरो करूंगा तो मेरे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट को निकालना हम जानते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मुझे अब अगर मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो जो ओ एफ मैंने माना था, जो जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन था, मैंने कहा था ना फुट को जनरल पॉइंट मान ले, तो जो ओ एफ था मेरा, जो जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन था, उसमें अगर मैं टी डालूंगा तो मेरे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और अगर मुझे मिसाल है डिस्टेंस पी एफ चाहिए, तो फिर मैं इस टी की वैल्यू को ओ एफ में नहीं डालूंगा, बल्कि जो पी एफ मैंने इन टर्म्स ऑफ टी निकाला था, जब टी की वैल्यू को मैं पी एफ में डालूंगा तो मेरे पास पी एफ वैक्टर आ जाएगा। और पी एफ वैक्टर का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे पास पी एफ की डिस्टेंस आ जाएगी। तो सबसे पहले एफ जो अननोन पॉइंट ऑन द लाइन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसको जनरल पॉइंट मानना है। जनरल पॉइंट के बाद एफ पी या पी एफ निकाल लेना है। पी एफ या एफ पी का डॉट प्रोडक्ट लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ जीरो करना है, क्योंकि 90 का एंगल है, उससे पेरीमीटर की वैल्यू आएगी। अगर फुट मांगा है तो ओ एफ में डालना है, और अगर लेंथ मांगी है, डिस्टेंस मांगी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगी है, तो पी एफ या एफ पी जो निकाला था उसमें टी की वैल्यू रख के पी एफ या एफ पी वैक्टर निकाल लेना है। और पी एफ या एफ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए, अगर आप खाली पॉइंट और लाइन ड्रॉ करेंगे तो खुद ब खुद कनेक्शन बनेगा कि पी एक पॉइंट है, एफ अननोन पॉइंट है, एफ अननोन पॉइंट है, लिहाजा एफ जनरल पॉइंट है। तो आपने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 का एंगल, आपने कहा ओ हो 90 में सर ने बताया था डॉट प्रोडक्ट जीरो, किस किस का डॉट प्रोडक्ट, आपने कहा एफ पी निकाल लेता हूँ, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लेता हूँ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया। डॉट प्रोडक्ट जीरो से पेरीमीटर निकला, सब्स्टिट्यूशन हुई, आंसर आ गया। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, सारी चीजें लॉजिकल है और खुद समझ आने वाली हैं। जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो यहाँ लिखे हुए। लेट एफ पी है, पी से एफ तक बनाया, आर इक्वल टू ए प्लस टी पी लाइन की इक्वेशन थी। लेट एफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी द जनरल पॉइंट ऑफ द लाइन एल, लाइन एल का जनरल पॉइंट मान लिया एफ को। फिर आपने एफ पी या पी एफ निकाल लिया। फिर आपने एफ पी या पी एफ का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ लेके जीरो से इक्वेट किया ताकि वैल्यू ऑफ पेरीमीटर आ जाए। फिर अब आपसे फुट मांगा है तो ओ एफ में आप टी की वैल्यू डालेंगे। और अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो एफ पी या पी एफ निकाल लेंगे, और अगले पार्ट फौरन ही एफ पी या पी एफ निकालने के बाद एफ पी का या पी एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, ताकि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए। नोट वही है जो मैंने बताया था, एनी अननोन पॉइंट ऑन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल पॉइंट ऑफ दैट लाइन। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला केस है, बट पास पेपर के अंदर कभी भी सवाल आए और एग्जामिनर कहेगा पॉइंट डी लाइज ऑन अ लाइन, तो आप समझ जाएंगे जब एक पॉइंट है जो एक लाइन पे लाई कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड नहीं है, या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइंड नहीं है, और वो पॉइंट एक अननोन लाइन, वो अननोन पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है जो नोन है, या जिसका इक्वेशन नोन है, या जिसका इक्वेशन नोन हो सकता है, मतलब निकल सकता है, तो उस केस में उस अननोन पॉइंट को उस लाइन का जनरल पॉइंट मान लेना है। चाहे किसी भी तरह का सवाल हो, कुछ और भी पूछा जाए, तो भी आपको ये इंस्ट्रक्शन तमाम सवालात के लिए दी गई है। एनी अननोन पॉइंट ऑन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल पॉइंट ऑफ दैट लाइन। ये चीज मजीद पॉलिश होगी जब पास के आप सवालात करेंगे। पहले मुझे बताएं, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का और डिस्टेंस निकालने का, जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है, जो समझाया है, क्या ये क्राइटेरिया आप लोगों को समझ आ गया है? पहले मुझे ये बताएं, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? 5 रुपए का सवाल करवाता हूँ, इसके बाद तो और क्लियर हो जाएगा, बट जो मैंने समझाने की कोशिश की है स्टेप्स, क्या वो समझ आए या कुछ पूछना है इसमें से? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अब जो है यहाँ लिखने के लिए कुछ नहीं है, बस एक लाइन जो है मजीद ऐड करने के लिए, ये आपने अगर ऐड कर दी है, और ये आपने विजुलाइज करने के लिए डायग्राम बना लिया है, ये दो चीज़ें अगर आपने नोट्स में ऐड ऑन कर ली हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये हो गया है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग्जाम फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट।
सही है जी, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखते हैं अच्छी तरह। 7 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले जून 2006 पेपर 3 क्वेश्चन 10, जब ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, साल में एक पेपर जून में आता था और एक नवंबर में आता था। द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ, मतलब ओ ए और ओ बी दिए हुए हैं, गिवन बाय, ओ ए भी दिया हुआ है, ओ भी दिया हुआ है। द लाइन एल पासिस थ्रू ए एंड इज पैरेलल टू ओ बी। जब मैं वेक्टर इक्वेशन सिखा रहा था तो मैंने इस तरह की कोई बात का जिक्र भी किया था कि अगर कोई लाइन है वो ए से गुजर रही है लेकिन पैरेलल ओ बी से है, तो इसको अगर विजुलाइज करें, मैंने विजुलाइज भी की है यहाँ पर ना, अ लाइन विच इज पासिस थ्रू ए, तो मैंने एक लाइन बना ली जो कि ए से गुजर रही है। सही है, इसको मैं पहले अलग से विजुलाइज करवा देता हूँ। एक लाइन है जो कि ए से गुजर रही है, अ लाइन दैट पासिस थ्रू ए, लाइन बना ली विच इज पासिंग थ्रू ए, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू ओ बी। मिसाल है, ओरिजिन यहाँ पर है और ये बी यहाँ पर है, ओ बी से पैरेलल है। अब याद रखें ओ बी भी एक वेक्टर है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम होता है। तो जो लाइन ओ बी है उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वही जो ओ बी खुद है ना। ए बी का डायरेक्शन वेक्टर निकालने के लिए मुझे ओ बी माइनस ओ ए करना पड़ता है। बट अगर मुझे कोई कहेगा लाइन ओ ए, तो लाइन ओ ए का डायरेक्शन वेक्टर वही होगा जो ओ ए खुद है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर वेक्टर इक्वेशन लाइन ओ ए का निकालना होगा तो पॉइंट की जगह आप ओरिजिन ले लेंगे 0 0 0, और डायरेक्शन वेक्टर की जगह आप ओ ए को खुद को ले लेंगे। इसी तरह वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी निकालना होगा तो डायरेक्शन वेक्टर की जगह ओ बी ले लेंगे, और पॉइंट की जगह जो ए प्लस टीपी में ए है, ए की जगह आप ओरिजिन ले लेंगे 0 0 0। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अगर आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है, अ, एक लाइन है जो ए से गुजर रही है और ओ बी से पैरेलल है, तो जो ओ बी का डायरेक्शन होगा, जो ओ बी का डायरेक्शन वेक्टर होगा वही लाइन पैरेलल टू ओ बी का होगा विच इज पासिंग थ्रू ए। तो ओ बी का डायरेक्शन वेक्टर ओ बी खुद है, क्योंकि ओबी का इक्वेशन भी निकालना होगा तो ओबी का डायरेक्शन वेक्टर 3 - 1 - 4 ही लेंगे, और जो पॉइंट होगा उसकी जगह ओरिजिन ले लेंगे। तो इस वक्त हमने क्या किया कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ओबी निकालनी है, मिसाल है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ओबी निकालनी पड़ जाती है, मिसाल है, इफ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओबी, इफ आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओबी, अगर मुझे ओबी की इक्वेशन निकालनी पड़ रही है मिसाल, तो फिर उस इक्वेशन निकालने के लिए ओबी, उस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर की जगह ओबी को खुद को लेंगे और पॉइंट की जगह पे ओरिजिन ले लेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सही है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, लाइन थ्रू ए जो है वो ओ बी से पैरेलल है, तो ओ बी का डायरेक्शन वेक्टर ओ बी खुद है, तो जो ओ बी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वही लाइन थ्रू ए पैरेलल टू ओ बी का डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो लाइन थ्रू ए पैरेलल टू ओ बी के लिए जो मैं वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्शन वेक्टर लूंगा वो ओ बी लूंगा, और जो ए उस पे मौजूद है उसका, उसको जब मैं लूंगा उसका पोजिशन वेक्टर, तो वो पॉइंट ऑन द लाइन माना जाएगा। तो आर इक्वल टू ए प्लस टीपी में, इसीलिए उसने कहा स्टेट, कुछ निकालना नहीं है। तो आर इक्वल टू ए प्लस टीपी में ए की जगह में पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ले लूंगा क्योंकि लाइन ए से गुजर रही है, -1 3 5, और प्लस टी टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर लेना है, तो लाइन थ्रू ए क्योंकि ओबी से पैरेलल है तो जो ओबी का डायरेक्शन वेक्टर है यानी कि ओबी खुद, वही लाइन थ्रू ए का डायरेक्शन वेक्टर होगा। मतलब 3 - 1 - 4 आपका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। दो लाइन जब पैरेलल होंगे उनके डायरेक्शन वेक्टर सेम होंगे। तो लाइन ओबी का डायरेक्शन वेक्टर 3 - 1 - 4 है, और लाइन थ्रू ए जो उससे पैरेलल है उसका भी डायरेक्शन वेक्टर 3 - 1 - 4 ही होगा। और क्योंकि उस लाइन थ्रू ए से गुजर रही है, तो पॉइंट की जगह ए का पोजीशन वेक्टर ले लिया, मतलब -1 3 5। तो सवाल इस तरह का था कि डायरेक्शन वेक्टर की जगह ओ बी को इस्तेमाल किया और पॉइंट की जगह ओ ए को इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए उसने फाइंड द वेक्टर इक्वेशन नहीं कहा बल्कि स्टेट कहा है। स्टेट का मतलब है आपने डायरेक्ट लिखना है, इसीलिए कोई मजीद कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, एक स्टेप का आंसर था। आर इज इक्वल टू -1 3 5 प्लस टी टाइम्स 3 - 1 - 4। तो ये एक नंबर की रिक्वायरमेंट आपकी डील हो गई। सही है, बिल्कुल क्लियर, मैंने वाजे तौर पे समझा दिया। अब वो कहने लगा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, व्हाट, ऐसा आगे पढ़ा नहीं था मैंने। द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू लाइन एन। अब आपको पता है ये बात हमने विजुअलाइज की थी कि लाइन ओ बी है,
और लाइन थ्रू ए है जो ओबी से पैरेलल है। दो पैरेलल लाइन बनाई, लाइन थ्रू ए पैरेलल टू ओबी का इक्वेशन भी आ गया था। अब इस लाइन थ्रू ए पैरेलल टू ओबी पे एक अननोन पॉइंट है एन। द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एल। पॉइंट बी से लेकर जब मैं एल तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ, जब मैं पॉइंट बी से शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालता हूँ लाइन एल की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये बात हम जानते हैं। तो कभी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस का भी जिक्र करेगा ना, तो हम परपेंडिकुलर लाइन ही ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमें बी से लेकर लाइन एल तक की शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। और मुझे वो कह रहा है कि पॉइंट एन जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू एल। बी पॉइंट से लेकर लाइन एल तक का जो फुट है, जिसको मैं पिछले सवाल में भी समझाते समझाते एफ कह रहा था, उस एफ को इसने खुद एन का नाम दे दिया। कुछ वो नाम ना देता ना तो मैं उसको एफ कह देता, लेकिन क्योंकि उसने कहा है उसे एन, तो मैं एफ नहीं ले सकता, एन लूंगा। द पॉइंट एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू एल। अब बिल्कुल वैसा सिनेरियो कंसिडर कर लें कि एक लाइन है, लाइन एल, और एक पॉइंट बी है, और बी से लेकर आपने लाइन एल तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और फुट को उसने एन कह दिया। अब बिल्कुल वैसा ही केस बन गया जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था। अब स्टेप्स क्या थे ये आपको बताया गया था कि या तो आप एन बी निकाल लो, जैसे एफ बी को बी की जगह वहां पी लिखा हुआ था, तो पी की जगह यहाँ बी है और एफ की जगह पे एन। तो या तो आप एन बी निकाल लो या बी एन निकाल लो। अच्छा, व्हाट इज एन? एन क्योंकि लाइन एल पे अननोन पॉइंट है तो एन को आप लाइन एल का जनरल पॉइंट मान लो। सबसे पहला स्टेप तो ये होता। तो लाइन एल का इक्वेशन आपने निकाला है, उसका जनरल पॉइंट निकाल लो, -1 + 3t। 3 + t टाइम्स -1 इज 3 - t, एंड 5 + t टाइम्स -4 इज 5 - 4t। तो -1 + 3t, 3 - t एंड 5 - 4t, ये आपका जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एन आपका जनरल पॉइंट है। एन जनरल पॉइंट के बाद आपको मैंने कहा कि आप एन बी या बी एन निकाल सकते हो। मैंने एन बी निकाल लिया। एन बी निकालने के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो ओ बी माइनस ओ एन। अब ओ बी आपका था 3 -1 -4, और ओ एन था -1 + 3t, 3 - t एंड 5 - 4t। माइनस किया इनको, जब माइनस किया तो 3 माइनस -1 + 3t, 3 + 1 4, 4 - 3t बन गया। -1 -3 - t बन गया -1 - 3 + t, और -4 -5 - 4t बन गया -4 -5 + 4t। तो ये 4 - 3t -4 + t 9 - 4t बन गया। ये आपका एन बी आ गया डायरेक्शन वेक्टर। अब अगला स्टेप ये था, पहले एन को आपने जनरल पॉइंट माना, फिर आपने एन बी या बी एन निकाल लिया। फिर एन बी या बी एन क्योंकि लाइन एल के साथ परपेंडिकुलर है, लिहाजा लाइन एल का डायरेक्शन वेक्टर आपने लेना है। लाइन एल का डायरेक्शन वेक्टर और एन बी, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लाइन एन बी और लाइन एल का डायरेक्शन वेक्टर ये आपस में परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो लाइन एल का डायरेक्शन वेक्टर 3 -1 -4 है, और एन बी आपका 4 - 3t -4 + t 9 - 9 + 4t। इन दोनों को इनको डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट इसका 0 करने के लिए मैंने देखे किया है, 4 - 3t -4 + t -9 + 4t डॉट डायरेक्शन वेक्टर विच इज 3 -1 -4 डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट किया। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या था भाई? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वाई को वाई से करते हैं, प्लस जेड को जेड से करते हैं। ये तरीका बताया था। तो आइए करते हैं। 3 को आप 4 - 3t से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4 12, 12 - 90। -1 को -4 + t से करें तो 4 - t। -4 को -9 + 4t से करें तो +36 - 16t। एंड डॉट प्रोडक्ट निकाल के इक्वेट टू 0 किया। अब आप यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें, 52 = 26t एंड t = 2 आ गया। अच्छा, अब अगर आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मांगा जाता, मांगा भी है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का इसने मुझे पोजीशन वेक्टर मांगा है, और फिर डिस्टेंस मांगी है। तो सिर्फ फुट मांगे तो फुट में डालते हैं जो ओ एफ है उसमें। अब यहाँ ओ एफ तो नहीं है, यहाँ तो ओ एन है, क्योंकि एन एन दिया हुआ था ना, एन के कोऑर्डिनेट्स थे, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ओ एन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ टी की, क्योंकि मुझे इसने पोजीशन वेक्टर ऑफ एन पूछा है, तो टी की वैल्यू को मैं ओ एन में डालू, एन में डालता हूँ, एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एन के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे, देखिए कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखूंगा तो एन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 1 -3, ये एन के कोऑर्डिनेट्स हैं। और उसी एन के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में दूंगा तो इट कैन बी, या तो मैं इसको इस तरह कह दूं 5i
प्लस जे -3 के कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह कहा जा सकता है, या कॉलम वेक्टर फॉर्म में 5 1 -3। तो एन पॉइंट है, ओ एन वेक्टर है, याद रखें दोनों में फर्क होता है। पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिया जाता है विद इन ब्रैकेट्स, और पोजीशन वेक्टर जो है वो कॉलम वेक्टर फॉर्म में होता है या कार्टेशियन फॉर्म में होता है। मुझे उसने पोजीशन वेक्टर मांगा था, तो या तो मैं ये नहीं दे सकता, आई हैव टू गिव 5 1 -3, और आई हैव टू गिव 5 i प्लस जे -3। पोजीशन वेक्टर आ गया, उसके बाद बी एन इक्वल टू 3 भी पूछ रहा है, तो बी एन या एन बी दोनों कह सकते हैं। बी एन 3 है या एन बी दोनों कह सकते हैं। तो मेरे पास एन बी वेक्टर मौजूद था, ये रहा। तो अगर सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता ना, तो टी की वैल्यू को मैं ओ एन में डालता ही नहीं, इसमें नहीं डालता। अगर मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता तो कहता, मिसाल है, शो दैट बी एन इज 3, डायरेक्ट ये पूछता शो दैट बी एन इज 3। तो फिर इस टी की वैल्यू को मैं यहाँ नहीं डालता, बल्कि इस टी की वैल्यू को डायरेक्ट ना मैं एन बी में डालता, और एन बी वैक्टर जो भी आता उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता, जो स्टेप्स में बताया था। लेकिन क्योंकि इसने पोजीशन वेक्टर भी पूछा था और डिस्टेंस भी पूछी थी, तो टी को सबसे पहले मैंने एन में डाला, तो एन के कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा, कॉलम वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन आ गया। एक पार्ट मुकम्मल हो गया। फिर मुझे कह रहा है बी एन की डिस्टेंस निकालो, तो बी एन या एन बी दोनों सेम बात हो गई। तो टी इक्वल टू 2 को मैंने एन बी में डाला, 4 - 3 टी, तो 4 - 3 टाइम्स 2 इज -2, -4 + 2 इज -2, एंड -9 + 4 टाइम्स 2 इज -1। तो एन बी, अच्छा एन बी अगर -2 -2 -1 आया, तो बी एन ऑटोमेटिकली 2 to 1 आया होता। बी एन अगर कोई निकालता तो वो 2 to 1 होता, तो एक ही बात है। तो बी एन या एन बी का जब मैग्नीट्यूड निकाला, √(x² + y² + z², तो √9 आया, विच इज 3। तो मैग्नीट्यूड एन बी या बी एन का निकालने के बाद जो आता है वही मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और वही उसने मांगी थी। तो एन बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन बी इज 3, हेंस वी हैव शोन। 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो गई, और एग्जैक्टली वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया है जो मैंने आपको समझाया था। बस फर्क ये है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको एफ कहा गया था, वो इस सवाल में एन एग्जामिनर ने खुद डिफाइन किया था, और जो पॉइंट जिसको मैंने पी कहा था, वो इस सवाल में एग्जामिनर डिफाइन किया है, वो बी है। तो पी की जगह बी आ गया, एफ की जगह पे एन आ गया, बाकी इंटायर प्रोसेस वही है जो मैंने आपको समझाया था। इसको कॉपी कर लें और एक्नॉलेजमेंट दे दें। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये एस्पेक्ट समझ आ गया, राइट? लिख भी लिया आपने? लिख लिया है तो क्लियर एंड डन लिख दें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है, और नोट भी कर लिया आप लोगों ने। किसी ने नोट नहीं किया तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसी से कनेक्टेड बात है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है। अब मैं जरा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, और वो दोनों लाइंस आपस में हैं पैरेलल, और दोनों के दरमियान आपको निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप पता है क्या करोगे? जरा समझो। जो प्रोसेस हमने ऊपर फॉलो किया है ना, पॉइंट से लेकर लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, अभी हमने क्या सीखा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। जो पॉइंट से लेकर लाइन तक डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस हमने समझा है, उसी प्रोसेस को लगाना है। बट कैसे लगाना है? हमारे पास तो कोई पॉइंट है नहीं। जब कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ना हो, और हमें दो लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो है वो किसी भी एक लाइन पर, ऐसा मुझे याद नहीं है कि पिछले 10 15 साल में मतलब कोई सवाल पास सबक में इसका मौजूद हो,
लेकिन ये इसका मैंने कोई एग्जांपल इसीलिए ढूंढा हुआ भी नहीं, मतलब इसका एग्जांपल कोई यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं, क्योंकि पासवर्ड में ये सवाल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन एहतियातन बुक्स वगैरह में इस तरह की चीजें समझाई भी होती हैं। तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस करूंगा कि अगर कभी वन ऑफ अचानक सवाल आ जाए, होता है ना कि कुछ सवाल आता है वो रेयरली पासवर्ड में मौजूद नहीं होता और बच्चे घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था। तो इस तरह की कोई चीज़ अगर अचानक पॉपअप हो जाए आपके एग्जाम में, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स में ये पार्ट, दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स। तो आपको ये चीज़ आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये समझ लें कि जो अभी हमने सीखा है उसी को यूज़ करना है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है बल्कि दोनों लाइंस हैं। तो आप करेंगे पता है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइन वन का वेक्टर इक्वेशन अगर आपको दे दूं और आपसे पूछूं क्या आप इस लाइन L1 पे कोई पॉइंट निकाल सकते हैं, तो जवाब दें। क्या किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन हो तो क्या उसके उस पे मौजूद कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ढूंढ सकते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर। और अगर ढूंढ सकते हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं। लाइन L1 और लाइन L2 के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो लाइन L1 पे अगर मैं कोई एक पॉइंट निकाल लूं, निकाला जा सकता है ना। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लाइन का जनरल पॉइंट ढूंढते हैं, और जनरल पॉइंट निकालने के बाद उसमें पेरीमीटर की कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। टी, पेरीमीटर अगर टी है तो टी की वैल्यू 0 डाल दी, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, एक पॉइंट आ गया। जब लाइन L1 पे एक पॉइंट आ गया, उस पॉइंट को पी कह दिया। अब लाइन L1 को भूल जाए। अच्छा, लाइन L1 पे कोई भी पॉइंट होगा ना, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लाइन 2 से निकाल लेंगे, जैसे पॉइंट ए है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, या आगे जाके पॉइंट बी ढूंढ लिया, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम ही होनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज बी द सेम। दो लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब उनके दरमियान डिस्टेंस सेम है। लिहाजा कोई भी पॉइंट निकाल लें लाइन L1 पर और उसकी डिस्टेंस लाइन L2 से निकाल लें, सेम ही होगी। अच्छा, ये भी कर सकते थे कि लाइन 2 पर कोई पॉइंट निकाल लेते, मिसाले पॉइंट ए, और उसकी डिस्टेंस लाइन L1 से निकाल लेते, ये भी कर सकते थे। तो पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस आपने सीख लिया। तो दो लाइंस के दरमियान अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो कोई लाइन, जो दो लाइन जिनके इक्वेशंस दिए हुए हैं उसमें से किसी एक लाइन को पॉइंट निकालने का जरिया बना लेंगे, और जिस लाइन से पॉइंट निकाला है फिर उस लाइन के इक्वेशन को भूल जाएंगे, और उस लाइन पे जो पॉइंट निकाला था उस पॉइंट से दूसरी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी तरह निकाल लेंगे जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था। मतलब उस पॉइंट से लेकर लाइन 2 तक परपेंडिकुलर बनाएंगे, लाइन 2 पे जो फुट होगा उसको एफ कहेंगे, फिर पी एफ या एफ पी वेक्टर निकाल लेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट लाइन 2 के साथ डायरेक्शन वेक्टर के साथ 0 कर देंगे, पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दो लाइंस हैं, तो एक लाइन को पॉइंट निकालने का जरिया बना लें, कोई भी एक लाइन को, और जिस लाइन से पॉइंट निकाला है उस लाइन के इक्वेशन को फिर भूल जाएं बस। फिर आपके जहन में होना चाहिए कि आपके पास एक पॉइंट है और एक लाइन, और बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो प्रोसेस हमने ऊपर सीखा था। तो कभी अगर दो लाइंस आपके सामने दी होंगी और दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो आप समझ गए कि आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा। जरा इसकी एक्नॉलेजमेंट मुझे एक दफा दे दें, तो फिर मैं अगले अगले केस की जाने बढ़ूँ। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो समझ आ गई कि वही प्रोसेस फॉलो होगा जो ऊपर सीखा था। बस दो लाइंस हैं, उसमें से एक लाइन को पॉइंट निकालने का जरिया बना दिया, और जब उस लाइन से पॉइंट निकल गया तो पॉइंट से लेकर दूसरी लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी प्रोसेस के थ्रू निकाल लेंगे जो प्रोसेस हमने ऊपर सीखा है, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस हैं, उनके दरमियान आपको एंगल निकालना है। तो याद रखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना सीखा था ना, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इन द न्यूमरेटर।
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। बस याद रख लें, जब भी दो लाइंस के दरमियान आपको एंगल निकालना होगा तो उन लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स आपके काम के हैं। उन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, आर इक्वल्स टू ए प्लस टी पी, और दूसरा है आर इक्वल्स टू बी प्लस एस क्यू। पूरी लाइन काम की नहीं है, सिर्फ पी और क्यू काम के। पी और क्यू काम के, तो एक पहली लाइन का, लाइन L1 का डायरेक्शन वेक्टर पी है, लाइन L2 का डायरेक्शन वेक्टर क्यू है। तो इन दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में ले लेंगे, और इन दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में ले लेंगे, और उसको cos थीटा से इक्वेट कर लेंगे, और cos इनवर्स करेंगे तो थीटा आ जाएगा। तो याद रखें, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, पूरी इक्वेशन का कोई काम नहीं, उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर का काम है बस। To find the angle between the two lines, simply find the angle between the two direction vectors। और ये प्रोसेस हमने पहले सीखा हुआ है कि दो डायरेक्शन वेक्टर के दरमियान एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लेंगे, और उसके बाद cos थीटा से इक्वेट करके cos इनवर्स करके थीटा निकाल लेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन हमें अगले एग्जाम्पल में देखनी है। पहले ये बताएं, जो मैंने समझाया है क्या ये बात समझ आ गई है? एक्नॉलेजमेंट देते जरा। चाहिए जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब इसको हम एग्जाम्पल पास आउट करके सवाल देखते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त सवाल आया है। जून 2008, पेपर P3 का पेपर है, 03 वेरिएंट नहीं था तो पेपर 03। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छा सवाल है जिससे हमारी लर्निंग होगी इंशाल्लाह, तो बहुत गौर से सुनेंगे भी और समझेंगे। तो सबसे पहले, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ गिवन बाय। अब आपके पास ओ ए भी गिवन है और आपके पास ओ बी भी गिवन है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। The position vectors of 2 points A and B are given. The line L has vector equation R is equals to 1 minus 2ti, 5 plus tj and 2 minus tk। अब ये लाइन L का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप अगर देखें तो ये 1 माइनस टू टी, 5 प्लस टी, 2 माइनस टी, ये कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है? जनरल पॉइंट जब निकालते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये 1 माइनस टू टी, कॉमा 5 प्लस टी, कॉमा 2 माइनस टी। जनरल पॉइंट को ही वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब एक फॉर्म होती है आर इक्वल्स टू ए प्लस टी पी फॉर्म, उसके बाद ए प्लस टी टाइम्स पी को जब हम ऐड कर लेते हैं ए प्लस टी पी, तो फिर ये आती है। तो इसका मतलब ओरिजिनली वेक्टर इक्वेशन जो है, जो हम लेके आते हैं, वो क्या होती है पता है? पॉइंट होगा 1 5 2। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में करना चाहूँ, दिस इज 1 5 2 प्लस टी टाइम्स प्लस टी टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। अब डायरेक्शन वेक्टर क्या है जनाब? तो टी टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर होगा -2 1 एंड -1 माइनस टू टी है ना, -2, 5 प्लस 1 टी है तो 1, और 2 माइनस टी है तो -1। अब एक दफा देखें, आर इक्वल टू ए प्लस टी पी होता है। अब देखिए, 1 प्लस टी टाइम्स -2 इज 1 माइनस टू टी, 5 प्लस टी टाइम्स 1 इज 5 प्लस टी, एंड 2 प्लस टी टाइम्स -1 इज 2 माइनस टी। तो ये नॉर्मली हमारा वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, या फिर आईजे फॉर्म में लिखा होता है
I+5j+2k+t टाइम्स ब्रैकेट में लिखा होता है -2i+j-k। बट यहाँ इन दोनों को ऐड करने के बाद जो काम हम जनरल पॉइंट निकालने के लिए करते हैं, उस फॉर्म में इसने वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। जब वेक्टर इक्वेशन का मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने कहा भी था कि इस फॉर्म में भी वेक्टर इक्वेशन दिया जा सकता है। तो भारत, ये इसने जनरल पॉइंट तक, समझ लें जनरल पॉइंट को बस कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में देते हैं, उसी को वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी इसने लाइन एल का वेक्टर इक्वेशन ही कहा है। मतलब जनरल पॉइंट को ही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वो लाइन का वेक्टर इक्वेशन कहलाता है। तो ये हमारे सामने वेक्टर इक्वेशन मौजूद है। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है शो दैट एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। शो करो कि लाइन एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस है जो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। लाइन एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, ये मैंने पहले भी करवाया। ट्राई कर सकते हैं 2-4 मिनट लेकर, 2-4 मिनट अगर ले लें और इसको ट्राई कर, क्योंकि पार्ट 1 अगर हो जाएगा तो पार्ट 1 से फिर कुछ कनेक्शन शायद पार्ट 2 तक पहुंचेगा। और पार्ट 1 में इंटरसेक्शन वाली चीज में हमें ये आता है शो करना कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये कैसे शो करते हैं ये बात हमें पता है। तो अगर आप 2-3-4 मिनट ले लें और इसको आप कर लें तो ये है कि इंशाल्लाह अगला पार्ट आसान हो जाएगा। अगले पार्ट में कुछ डिफरेंस है, डिफरेंट होगा, इसीलिए वो एग्जाम्पल फॉर्म में यहाँ मौजूद है, वरना पार्ट 1 जैसी चीज तो हम कर चुके हैं। तो शो दैट एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो एल जो है वो इस पॉइंट तक मौजूद है कि जनरल पॉइंट हमारा सामने ही नजर आ रहा है, और लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी हम निकाल सकते हैं और उसके बाद इंटरसेक्टिंग शो कर सकते हैं या नहीं। 1-2 मिनट जरा ट्राई करें, फिर मुझे एक्नॉलेजमेंट करें कि क्या कर लिया या नहीं कर लिया। 1-2 मिनट कर लें, चलें फटाफट। जी जनाब, तो इतना आप लोगों ने कर लेना होना चाहिए था। कैसे जी, देख लें। इक्वेशन ऑफ ए बी सबसे पहले आप निकालेंगे।
तो ओ बी माइनस ओ ए करके आपका डायरेक्शन वेक्टर आएगा 2 1 3 -1 2 3। 2 - 1 इज 1, 1 - 2 इज -1 एंड 3 - 3 इज 0। 1 -1 0 से आपका डायरेक्शन वेक्टर आ गया। अब r इक्वल्स टू ए प्लस टी पी होता है, बट यहाँ पर a प्लस एस क्यू कर देते हैं, मतलब s ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ t मौजूद था। तो लाइन एल का वेक्टर इक्वेशन जो है उसमें t मौजूद है, तो लाइन ए बी के वेक्टर इक्वेशन में हम s ले लेते हैं। अब अगर देखें मैंने ये 1 + s टाइम्स 1, 2 - s एंड 3 + s इंटू 0, 3 हो गया बस। 1 + s, 2 - s एंड 3। इसको मैं कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखूंगा तो जनरल पॉइंट है, और अगर मैं इसी तरह फॉर्म में रहने देता हूँ ये वेक्टर इक्वेशन ही कहलाएगी। तो ये वेक्टर इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में एग्जामिनर ने हमें दी थी। तो दोनों की वेक्टर इक्वेशन आ गई। फिर इसके बाद प्रोसेस आपको पता है कि आपको जब शो करना है कि एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ए एंड बी, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे आप? इक्वेट करेंगे पहले दोनों को। तो अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, यहाँ कर लेता हूँ अगर मैं, तो क्या हो जाएगा ये? 1 - 2t इज इक्वल टू 1 + s। 1 और 1 कट गए तो ये हो गया s इक्वल टू -2t। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और इसी तरह 5 + t जो है, मतलब इसका x 1 - 2t का इसके x से इक्वेट कर दिया, 1 - 2t इक्वल्स 1 + s। इसका जो y है 5 + t उसको इसके y से इक्वेट कर दिया, तो 5 + t इज इक्वल टू 2 - s। तो यहाँ से भी s को अगर सब्जेक्ट बना लिया जाए तो s इज इक्वल टू 2 - 5 - 3 - t। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। दोनों को आप इक्वेट कर लें, -3 - t इज इक्वल टू -2t, -t + 2t हो जाएगा t, और t इक्वल टू 3। t आपका 3 आ गया, और आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s आपका -3 - p -6 आ जाएगा। अब अगर आप पॉइंट निकाल लें तो t इक्वल टू 3 को जब आप डालेंगे लाइन l की वेक्टर इक्वेशन में, जो t की टर्म्स में है, 1 - 2 टाइम्स 3 इज 1 - 6। 1 - 6 आ जाएगा, इसी फॉर्म में लिख लो, 1 - 6। 5 + t आ जाएगा 5 + 3, और 2 - 3 आ जाएगा 2 - 3। ये आ जाएगा आपका -5, 8 और -1। टी जब s - 6 डालेंगे आप s इक्वल टू -6, तो s - 6 डायरेक्ट डालें, क्या आएगा आपका? 1 + s था तो 1 - 6 -5, 2 - s था तो 2 - -6 +8। 2 - -6 2 + 6 8 हो जाएगा, और एंड में तो है ही 3। अच्छा, एक्स और वाई भी अगर मैच ना करें तो फिर तो आपने टी और एस की वैल्यूज ही सही नहीं निकाली। हाँ, अगर ये दोनों ही मैच ना करें, एक्स और एक्स मैच ना करे या वाई और वाई मैच ना करे, क्योंकि आपने एक्स और वाई को इक्वेट करके तो इक्वेशंस बनाए थे। वाई और जेड को इक्वेट करके भी इक्वेशन बना सकते थे, लेकिन जिन दो को इक्वेट करके इक्वेशंस बनाते हैं ना, फिर उसको मैच नहीं करवाते। अच्छा, वाई और वाई तो सेम हो ही नहीं सकता ना यहाँ पर, क्योंकि वाई तो यहाँ इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर है ही नहीं, 3 है। मतलब जेड, सॉरी, जेड तो इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर ही नहीं है। तो आप 2 - t को अगर 3 से इक्वेट करते हैं तो आपकी p की वैल्यू ही अलग आ जाती है। फिर आप देखते तो आपका x और y मैच नहीं करता, पहला ये बात भी है। तो आप x और y को इक्वेट करते हैं बहरहाल, एक्स और वाई को इक्वेट किया तो जेड मैच होना चाहिए था, जेड मैच नहीं हो रहा। एक्स और वाई तो मैच होंगे ही होंगे, एक्स और वाई भी अगर मैच ना हो, एक्स और वाई को इक्वेट करने के बावजूद एक्स और वाई मैच ना हो, मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। तो एंड में आप कंक्लूजन ड्राइव कर लेते हैं भाई, कि एज -1 नॉट इक्वल टू 3, जेड कोऑर्डिनेट्स डिफर। पहले भी आपको सिखाया था, -1 है और यहाँ 3 है।
-1 नॉट इक्वल टू 3 है, z कोऑर्डिनेट्स डिफर। एंड में कंक्लूजन दे देंगे, जगह नहीं मेरे पास। हेंस द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, हेंस द लाइन L डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू AN। ये एंड में कंक्लूजन आप लिख देंगे, सही है, पहले भी आपको सिखाया। तो पहला पार्ट मेरे ख्याल से हमने पहले भी किया है, मेरे ख्याल से नहीं यकीनन किया है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सिंपल लगा होगा, बात समझ आ गई होगी। तो पार्ट 1 आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद पार्ट 2 की जाने पड़ते हैं। पार्ट 1 क्लियर है ना सबको? चलेगी, पार्ट नंबर 2 की जाने पड़ते। पार्ट 2 में क्या कहना चाह रहे हैं, आइए पढ़ लेते। द पॉइंट P लाइज ऑन L and is such that angle PAB is equal to 60 degree. Given that the position vector of P is 1 minus 2t, 5 plus t, 2 minus t। अब देखें क्या आएगी। पॉइंट P L पे लाई कर रहा है, और L एक लाइन है और P एक अननोन पॉइंट है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लाइन L का जो जनरल पॉइंट है उसी को मान लिया, मतलब लाइन L के जनरल पॉइंट, लाइन L पे जो मौजूद जनरल पॉइंट है उसी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर इक्वेशन है ना यहाँ पर। लाइन एल की जो वेक्टर इक्वेशन है वो जनरल पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। तो उसने पॉइंट पी जो एक अननोन पॉइंट है लाइन पे, उसके पोजीशन वेक्टर को भी यही मान लिया, और मैंने आपको यही सिखाया था। ये बात तो अगर ये ना भी मेंशन करता तो समझ लें यहाँ ये गिवन दैट वाली बात अगर काट देगी तो ये मैंडेटरी लाइन नहीं थी, ये इसका इसका एहसान है, या समझ लें इसकी तरफ से एक्स्ट्रा फेवर है कि इसने ये बताया। ही वॉज नॉट बाउंड टू डू दिस। काफी सारे सवालात में इस तरह की बात नहीं लिखी होती और आपको पता होना चाहिए। द पॉइंट P lies on L and is such that angle PAB is equal to 60 degree. Show that 3t square plus 7t plus 2 equals to 0। डायरेक्टली ये सवाल पूछा जा सकता था, ये जो लाइन मैंने काटी है ये ना भी होती तो भी आपको आप काम कर सकते। फिर कह रहे हैं hence find the only possible position vector of P। क्योंकि ये एंड में पूछना चाह रहा था hence find the only possible position vector of P, तो P क्या है, इसलिए इसने वजाहत भी कर दी कि P का पोजीशन वेक्टर जो है वही है जो ऊपर लाइन की वेक्टर इक्वेशन दी हुई। ये बात हमें खुद भी पता है, ये बात मैंने आपको बताई है कि एनी अननोन पॉइंट ऑन द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल पॉइंट ऑफ दैट लाइन। अच्छा अब देखें यहाँ पर एंगल PAB आपके सामने मौजूद है। तो एक बात याद रखें, जब एंगल आपको निकालना होगा या एंगल आपको दिया हुआ होगा, दोनों केसेस में आपको एंगल निकालने का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एंगल दिया हुआ हो या एंगल निकालना हो, दोनों सूरतों में एंगल निकालने के प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। whether you have been given the angle or you have to find the angle, the process remains same। तो अब क्योंकि आपको एंगल दिया हुआ है PAB, एंगल PAB का मतलब है एंगल PAB। अच्छा अब एंगल PAB निकालेंगे कैसे? तो हमने जो वेक्टर्स पार्ट 1 सिखाया था आपको, जो P1 से P3 में शिफ्ट हुआ है वो वाला एरिया, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एंगल PAB निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों वेक्टर्स वो लेने होंगे जो दोनों के दोनों अंदर आने वाले हैं, मतलब वेक्टर PA और वेक्टर BA लेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर और मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट नीचे, या फिर दोनों बाहर जाने वाले लेंगे, मतलब AP और AB। तो अब यहाँ बेहतर क्या है कि हम AP और AB लें। AP और AB लेना यहाँ बेहतर है। वजह क्या है कि ऑलरेडी AB मेरे पास मौजूद है, AB का डायरेक्शन वेक्टर ऑलरेडी मौजूद है, उसको बिला वजह माइनस से मल्टीप्लाई करके BA निकालना पड़ेगा। AP और PA तो खैर हमें ढूंढना ही पड़ेगा, we'll have to find that for sure, but ABs we already have। So if even if we are taking BA, then we have to reverse its signs, like we have to change its signs because AB और BA जो है नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो 1 -1 0 बन जाएगा, -1 1 0। दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, उससे भी हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये बात आपको मैंने बताई थी कि दोनों अंदर आने वाले हों या दोनों बाहर जाने वाले हों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू आर टेकिंग AP एंड AB, वी आर टेकिंग AP एंड AB। तो पहले हमने प्रोसेस डिसाइड किया, बट बिफोर दैट वी हैव विजुअलाइज्ड। अगर विजुअलाइजेशन नहीं भी करते तो डायरेक्टली एंगल PAB की बात हम कर सकते थे कि AP और AB की बात हो रही। तो AP और AB वेक्टर्स हम लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा और उनका मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट नीचे आएगा, और कॉस थीटा से इक्वेट कर देंगे। तो थीटा 60 है तो कॉस 60 से इक्वेट हो जाएगा।
तो cos 60 इज इक्वल टू AP डॉट AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AP टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ AB। अच्छा AB मेरे पास मौजूद है, AP तो है नहीं, तो AP हो जाएगा OP माइनस OA, और OP आपके सामने मौजूद है इन टर्म्स ऑफ T, और OA भी आपके पास मौजूद है। तो यहाँ से आपका सवाल शुरू हुआ, तो मैंने इसी चीज को समझाने के लिए विजुअलाइजेशन कर ली। यहाँ पर मैंने विजुअलाइज कर लिया कि देखिए अगर PAB एंगल है तो आप कौन कौन से वेक्टर्स ले रहे हैं, या दोनों अंदर आने वाले लेंगे PA और BA, या दोनों बाहर जाने वाले ले सकते हैं AP और AP, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों बाहर के दोनों अंदर आने वाले लें, सही है। तो मैंने AP और AB ले लिया, तो cos PAB इज इक्वल टू AP डॉट AB अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AP मैग्नीट्यूड ऑफ AB। नाउ वी नो दैट PAB इज 60, तो हम इसको आगे यूज करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिर वक्त हम AP निकालने की कोशिश में लग गए। AP इज OP माइनस OA, और OP आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2T 5 प्लस T 2 माइनस T, ये OP है। और OA भी आपको दिया हुआ था सवाल में 1 2 3, 1 2 3। अब 1 माइनस 2T में से 1 माइनस किया, माइनस 2T बचा। 5 प्लस T में से 2 माइनस किया तो 3 प्लस T बचा। 2 माइनस T में 3 माइनस किया तो माइनस 1 माइनस T बचा, तो AP आ गया मेरे पास। अब AP और AB दोनों मौजूद है। AB पहले से मौजूद था, हमने पार्ट नंबर 1 में वेक्टर इक्वेशन AB का निकालने के लिए AB निकाला था, 1 माइनस 1 0, और हमारे पास AP भी आ गया। अच्छा अब AP और AB का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो हमने पहले AP और AB का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। AP और AB का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला भाई, ये आपका AP आया था, ये आपका AB है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो माइनस 2T मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 2T, 3 प्लस T मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस 3 माइनस T, एंड माइनस 1 माइनस T मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 0। तो माइनस 2T माइनस 3 माइनस T बन गया माइनस 3T माइनस 3, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया माइनस 3T माइनस 3। डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, माइनस 3T माइनस 3, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। सही है जनाब, डॉट प्रोडक्ट आपका आ गया माइनस 3T माइनस 3। अच्छा फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स को आपने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेना है। तो cos PAB था, तो cos PAB की जगह एंगल PAB गिवन था 60, तो cos 60 रख ले, सवाल में 60 गिवन है, तो cos 60 हो गया। डॉट प्रोडक्ट जो न्यूमरेटर है वो अभी हमने निकाला आपके सामने, माइनस 3T माइनस 3 वो न्यूमरेटर में आ गया। अच्छा डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो AP का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और AB का भी। तो AB का तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि AB बहुत छोटा सा वेक्टर है। रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर √2 आ गया। और अगर मैं AP का मैग्नीट्यूड लेता हूँ, तो यहाँ देखें AP ये वाला वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए माइनस 2T का स्क्वायर किया, फिर 3 प्लस T का स्क्वायर किया, फिर माइनस 1 माइनस T का स्क्वायर किया। अच्छा ये भी आपको पता है कि दोनों टर्म्स अगर माइनस हो तो माइनस कॉमन लेके निकाल के प्लस की तरह ही खुलता है। तो माइनस 1 माइनस T में माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस T होल स्क्वायर होता है, माइनस पे स्क्वायर लगता है, माइनस गायब हो जाता है, तो अल्टीमेटली 1 प्लस T का स्क्वायर हो जाता है, और 1 प्लस T का स्क्वायर खुल जाएगा आराम से। अच्छा cos 60 को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो cos 60 होता है 1/2। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट cos 60 द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1/2, cos 60 1/2 हो जाएगा। अच्छा माइनस 3T माइनस 3 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो रूट के अंदर इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, माइनस 2T का होल स्क्वायर करेंगे तो इट्स 4T स्क्वायर, 3 प्लस T होल स्क्वायर आप खोल लेंगे तो इट्स A प्लस बी होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, मुताबिक 9 प्लस 6T प्लस T स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा माइनस 1 माइनस T का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया, माइनस कॉमन लेके हटा दिया तो 1 प्लस T के होल स्क्वायर की तरह खुल जाएगा, तो इट्स 1 प्लस 2T प्लस T स्क्वायर। अच्छा फिर अगर आपको ये रूट की कैद से इन सबको निकालना है, वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि रूट A मल्टीप्लाई बाय रूट B इज बेसिकली रूट ऑफ AB। तो 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया था कि रूट हट जाए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, माइनस 3T माइनस 3 का जब स्क्वायर हुआ तो ये आपको पता है दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, खत्म कर दिया, वैनिश हो गया। तो 3T प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल लिया जाए तो ये हो जाएगा 3T होल स्क्वायर हो जाएगा 9T स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 18T, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये न्यूमरेटर की एक्सपेंशन हो गई। डिनोमिनेटर में दोनों जगह से रूट हट गया, और मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन भी कर ली, तो 4T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर हो गया 6T स्क्वायर,
60 + 2t हो गया 80, 9 + 1 हो गया 10। तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया 60² + 80 + 10, और स्क्वायरिंग की वजह से इसका रूट हट गया। इसी तरह √2 पे स्क्वायर हुआ होगा तो इसका रूट हट गया और 2 बच गया। फिर मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 2 को उससे मल्टीप्लाई भी कर सकता था, बट जो कैंसिल होता हुआ नजर आया तो मैंने 2 को कैंसिल कर दिया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर मजीद भी सिंप्लीफिकेशन कर सकता था वैसे तो, 2 × 1 = इस पूरे को काट के इस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते, लेकिन वो मैंने नहीं किया, वो बाद में किया होगा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 60² प्लस, मतलब मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 2 × 1 = 2, और ये पूरा कट के हो जाता, ये हो जाता 3t² + 4t + 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता। दिस वॉज पॉसिबल क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकाला जा सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 60² + 8t + 10, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 18t² + 36, हाँ सही, +36t + 18। फिर जब मैं एक तरफ लेकर आया सबको, तो 18t² - 6t² हो गया 12t², 36t - 8t हो गया 28t, और 18 - 10 हो गया +। तो 12t² + 28t + 8 = 0। और फिर सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 3t² + 7t + 2 = 0। और यही वो इक्वेशन था जो उसने शो करने का कहा था। मोस्ट ऑफ द मार्क्स आपको यहीं तक मिल गए। इक्वेशन शो करना था 3t² + 7t + 2 = 0। तो ये आपका पार्ट 2 जो है वो शो तक हमने कर दिया। मुझे बताएं, शो करने तक आपको कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आई हो और आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। अगर शो करने तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बता दें, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वरना आप जो है वो यहाँ तक नोट डाउन कर लें और मुझे एक्नॉलेज भी कर दें कि सर क्लियर एंड डन। यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे की चीज़ मैं समझा के एक कॉन्सेप्ट मजीद थोड़ा सा बताना है, फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन हमारी एक दो चीज़ें और हैं, फिर मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं, क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और नोट भी कर लें, यहाँ तक लिख भी लिया है, लिख लिया और समझ भी लिया तो क्लियर एंड डन लिख दे, तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। चलिए जी, यहाँ तक समझ भी आ गया, लिख भी लिया, वेरी गुड। अच्छा, अब उसके बाद वो मुझे कह रहा है हैंस फाइंड द ओनली पॉसिबल पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये थोड़ी सी सोचने की बात हर बंदा सोचेगा यहाँ पर। वो कहेगा यार पी जो है वो एक जनरल पॉइंट है, आपको पता है, उसमें जब टी की वैल्यू डालूंगा तो पी आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं हैंस, इसका मतलब अब तक जो काम किया उससे उस पर डिपेंडेंट है, तो यकीनन टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, तो यकीनन उसी की बेसिस पर टी की वैल्यूज आएंगी और उसी की बेसिस पर पोजीशन वेक्टर आएगा। बट जब उसने कहा फाइंड द ओनली पॉसिबल पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो थोड़ी सी घबराहट हुई होती है बच्चों। बच्चे कहते हैं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, टी की दो दो वैल्यूज आएंगी, तो टी की दोनों वैल्यूज डालेंगे तो पी की तो दो पोजीशन होनी चाहिए, एक पोजीशन कैसे है यहाँ पर? यहाँ एक और एक कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग मौजूद है। और मैंने कहा था शुरू में कि ये एक अच्छा सवाल आया हुआ है, मतलब इससे आपकी लर्निंग अच्छी खासी है। और एक एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ अप्लाई हो रहा है। और जो है वो अ, बस एंगल बिटवीन टू लाइंस ही बेसिकली टेस्ट हो रहा है पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 1 तो नॉर्मल शो दैट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था, पार्ट था वो, पार्ट 4 नंबर का था, उसमें कोई मसला नहीं, तो नॉर्मल था। पार्ट नंबर 2 के अंदर जनरल पॉइंट पी को जनरल पॉइंट मानना था, ये उसने खुद बता दिया था, जबकि अगर खामोश भी होता तो मुझे पता होता। तो इसलिए ये इसने मजीद एक इजाफी इंफॉर्मेशन भी दी थी। फिर हमने, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट हमने लगाया और हमने इक्वेशन शो कर दिया बआसानी, कोई मसला नहीं होना चाहिए यहाँ। तो इसने कहा हेंस फाइंड द ओनली पॉसिबल पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। जब इसने ये कहा तो मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले तो फैक्टराइज कर सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे थ्रू फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
सॉल्व करके दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर कौन सी वाली वैल्यू लेंगे और कौन सी नहीं लेंगे ये डिसाइड करना होगा बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने जब इक्वेशन बनाया, अब अपने मिडल ब्रेकिंग से काम जब हो रहा हो, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर using factorization and quadratic formula. We are using factorization over here. रनर ब्रेकिंग की 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6t स्क्वायर आ गया, जिसके फैक्टर 6 into 1 लिए, 6t+t कॉमन लिया, t+2 कॉमन लिया, 3t+1 आ गया, t -1/3 आ गया, t -2 आ गया, दो वैल्यूज t की आ गई। अच्छा, ये दो वैल्यूज आने के बाद, ये दो वैल्यूज आपकी आने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि t की कौन सी वैल्यू पे आपने पोजीशन वेक्टर लेना है और कौन सी वैल्यू पे नहीं लेना। अब यहाँ पर कोई बता सकता है कि कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, मतलब कोई एक वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट होगी और कोई एक वैल्यू नहीं लेंगे। अगर P निकालेंगे ना, तो P निकालने के बाद आपको नहीं पता चलेगा। P निकालने से पहले आपको जज करना है कि आखिर T की कौन सी वैल्यू है जो मैं लूंगा तो मेरे पास वो पोजीशन वेक्टर आएगा जो ओनली पॉसिबल पोजीशन वेक्टर एग्जामिनर ने मांगा है। कौन सा लेंगे और क्यों, T की कौन सी वैल्यू लेंगे, T की किस वैल्यू पे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और क्यों, ये बात मुझे जरा बता दीजिएगा, अगर बता सकते हैं तो। एक मिनट लें और मुझे सोच के बताएं, इफ एनी वन ऑफ यू कैन थिंक। ये आ लिया, जहन में आ रहा है, क्या जहन में आ रहा है जरा बताओ, पार्टिसिपेट करो। कोई चीज़ जो जहन में आ रही है, कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, एंगल के बेसिस पर ही पता चलेगा। बिल्कुल सही आपने जज किया, बट क्या कौन सी वैल्यू लेंगे और क्यों लेंगे। अपन दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, cos हाँ 60 हाँ। जिस पे आ रहा होगा वही लेंगे। हाँ ये भी सही है। अच्छा, अब आपको पता है क्या असल करना, ये है कि दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूशन सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में करनी है बस, दैट्स इट। क्योंकि ये एक्यूट एंगल है ना, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। आपने सब्स्टिट्यूशन वाली बात सही की, आप पूरे में करती तो न्यूमरेटर में एक वैल्यू, एक टी की वैल्यू पे न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा और अल्टीमेटली आपका जो एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूस पॉजिटिव आ रहा होगा। जिसमें डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा उसमें एक्यूट आएगा, और जिसमें डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा उसमें ऑब्ट्यूस आएगा। तो पूरे में सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, आपने बहुत करीब तक पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह सही डिटरमिन किया आपने, ऐसा ही करना है। इसका ताल्लुक एंगल से ही है, क्योंकि एंगल आपका एक्यूट है, लिहाजा आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप जब आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो बताया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो एक्यूट एंगल आता है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो ऑब्ट्यूस एंगल आता है। तो यहाँ उसको अदर वे राउंड सोचना है कि क्योंकि एंगल एक्यूट है लिहाजा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ 60 डिग्री की जगह 120 डिग्री होता तो फिर उस केस में डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव होना चाहिए, तो फिर टी की वो वैल्यू लेते हैं जिसपे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता। बट क्योंकि यहाँ एंगल एक्यूट एंगल है लिहाजा डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो टी की उस वैल्यू को चूज करेंगे जिसपे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप -1/3 डालेंगे, -3 टाइम्स -1/3, 3 3 कट गया, +1 +1 -3 -2 आ जाएगा। तो -1/3 पे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। -1/3 तब लेते जब यह एंगल 60 ना होता, 120 होता, तो फिर हम -1/3 को चूज करते। बट क्योंकि यहाँ एंगल 60 दिया हुआ है लिहाजा -1/3 को हम इग्नोर करेंगे और -2 को लेंगे, क्योंकि -2 जब डालेंगे तो -3 टाइम्स -2 हो जाएगा +6, और 6 - 3 इज 3।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, लिहाजा हम 60 डिग्री को एज एन एंगल कंसिडर, सॉरी, इसलिए टी इक्वल टू -2 को हम सही वैल्यू मानेंगे, और उसकी बेसिस पर हम फिर जो पी के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे वो ओनली पॉसिबल पोजीशन वेक्टर होगा जो एग्जामिनर ने मुझसे मांगा। यही बात मैंने लिखी हुई है। Reject t equals to -1/3 as the given angle is acute and dot product should be positive. लिहाजा on the basis of t equals to -2, जब मैं जनरल पॉइंट जो मैंने लिया, जो p का लिखा हुआ है मैंने 1 - 2t 5 + t 2 - t में t की वैल्यू -2 डालूंगा, तो 1 - 2t 5 - t 2 - t में जब t की वैल्यू -2 डाली तो मेरे पास 5 3 और 4 आ गया। कॉलम वेक्टर फॉर्म में 5 3 4, और पोजीशन वेक्टर कार्टेजन फॉर्म में जब दिया तो OP इज 5i + 3j + 4k। अब इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर फाइनल आंसर कार्टेजन फॉर्म में दिया है। यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया था। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना था और ये आपने रिजेक्ट करना था। रिजेक्शन का क्राइटेरिया बता दिया। अगर 120 कॉस, अगर एंगल 120 डिग्री होता तो -1/3 लेता, और एंगल 60 डिग्री था तो t-2 लिया। बस याद रखना ये है कि अगर एंगल एक्यूट है तो t की वो वैल्यू लेंगे जिसपे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, और अगर एंगल ऑब्ट्यूस है तो t की वो वैल्यू लेंगे जिसपे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इसी बेसिस पर फैसला करना था। जबरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं क्लियर हो गई? नोट भी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें तो फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। चलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बात है, ये छोटा सा एरिया है, बस उसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल, पास के सवाल हम करने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। और बहुत सिंपल सी बातें हैं इंशाल्लाह, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ हमने अभी सीखा था कि अगर दो लाइंस के दरमियान मुझे एंगल निकालना है तो पूरी लाइन का इक्वेशन मेरे किसी काम का नहीं है, उन लाइन के डायरेक्शन वेक्टर्स मेरे काम के हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन वेक्टर्स, बस यही है। इसी तरह कभी प्रूफ करना हो, प्रूफ दैट टू गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब साबित करना हो कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो वही बात है कि उनके दरमियान एंगल 90 साबित करना। तो वही बात है कि जिस तरह से जब एंगल निकालने के लिए हम डायरेक्शन वेक्टर्स को लेते हैं, तो प्रूफ करने के लिए भी हम सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर्स को ही लेते हैं, और ये साबित कर देते हैं कि दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। परपेंडिकुलर के लिए तो हमने सीखा है ना कि डॉट प्रोडक्ट को जीरो साबित करना होता है। तो जब लाइंस के दरमियान, जब लाइंस को परपेंडिकुलर साबित करना है तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित करना है। तो प्रूव दैट द डॉट स्लैश स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये हम जानते हैं। प्रूव दैट द डॉट स्लैश स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डायरेक्शन वेक्टर्स इज जीरो। तो हमारा फोकस एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए, या साबित करने के लिए कि लाइंस परपेंडिकुलर है, या साबित करने के लिए कि लाइन के दरमियान कोई स्पेसिफिक एंगल है जो दिया हुआ होगा, तो हमें उनके डायरेक्शन वेक्टर्स को चूज करना होता है बस। तो एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर P है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर Q है, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके अगर आंसर जीरो आ गया, डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालने पे अगर आंसर जीरो आ गया, तो ये साबित हो गया कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। और नोट ये लिखा हुआ है कि फॉर क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग अ लाइन वी यूज जनरल पॉइंट एंड और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। अच्छा, पहले जो है प्लेन्स भी थे वेक्टर्स के अंदर, P3 के 2020 से पहले बड़ा जबरदस्त हुआ करता था वेक्टर्स, मजा आता था उसको पढ़ाने में टेक्निकलिटी होती थी थोड़ी और मजे का होता था। अब बहुत आसान हो गया वेक्टर्स। बहरहाल, तो उस वक्त मैं वाजे कराता था कि प्लेन जब है तो उसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जब लाइन है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, 2020 से पहले। तो अभी तो खैर प्लेन बचा ही नहीं, अब तो सिर्फ लाइन ही है। तो लाइन में अगर आप देखें तो आपके तमाम काम लाइन की दो चीज़ों से होते हैं। कहीं कहीं आप जनरल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं आप डायरेक्शन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब एंगल निकालना है या परपेंडिकुलर साबित करना है तो आप डायरेक्शन वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई अननोन पॉइंट है, अननोन पॉइंट है और
उस पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर मतलब एक पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो फुट लेने पे हम अननोन पॉइंट होता है फुट, तो उसका उसके कोऑर्डिनेट्स को जनरल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, और फिर उसको उसका उसके साथ वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन के साथ जीरो लेते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर का भी इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें, और जनरल पॉइंट का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कुछ सवालात हैं जिसमें जनरल पॉइंट डायरेक्शन वेक्टर दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कुछ में सिर्फ जनरल पॉइंट इस्तेमाल हो रहा होता है, कुछ में सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बताने का मकसद, लाइन के हवाले से कोई भी सवाल होगा या तो उसमें उसके जनरल पॉइंट का कोई काम होगा या उसके डायरेक्शन वेक्टर का काम होगा। सही है, एक जनरल बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। अच्छा, एक लास्ट बात जो मुझे बतानी थी वो ये कि जब हमें पता है कि जब कोई लाइन, मुझे किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना हो और वो लाइन जिसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है वो किसी दूसरी लाइन से पैरेलल है, एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन मुझे निकालना है और उस लाइन से पैरेलल मुझे कोई दूसरी लाइन दी हुई है, उस लाइन से पैरेलल मुझे दूसरी लाइन दी हुई है, दो लाइन जब पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इफ टू लाइंस आर पैरेलल द डायरेक्शन वेक्टर्स आर सेम, ऐसा ही है। तो अब वो कहता है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कभी वो कहना इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो जो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से पैरेलल है। तो याद रखें जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर होगा वही उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो यही यही बताने के लिए हेडिंग है कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, और अगर कोई लाइन जेड एक्सिस से पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा। तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर होगा वही उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा, क्योंकि पैरेलल है। इसी तरह वाई एक्सिस से पैरेलल है तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर यूज होगा, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से पैरेलल है तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर यूज होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है। तो आप सोचें कि अगर मैं तीन एक्सिस बनाता हूँ, तीन एक्सिस, अगर आप जो है थ्री डायमेंशनल में सोचें, जो आपको जहन में आए, तो ये एक को मैं एक्स कह देता हूँ, एक को मैं वाई एक्सिस कह देता हूँ, एक को मैं जेड एक्सिस कह देता हूँ। अब थ्री डायमेंशन की इमेजिनेशन में आ जाए, आपका जो रूम है उसमें दो एक्सिस, एक्स हर जगह 90 होता है बेसिकली, ये थ्री डी कंसिडरेशन में आप देखेंगे ये 90 है, ये इनके दरमियान भी 90 है और वाई और जेड के दरमियान भी 90। तो थ्री डी कंसिडरेशन में तीन एक्सिस। अब सोचें आप, अगर एक्स एक्सिस पे कोई दो पॉइंट्स में ले लूँ, एक्स एक्सिस का मुझे डायरेक्शन वेक्टर निकालना, तो एक्स एक्सिस पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। तो मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी। अच्छा, जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर यकीनन, मिसाल है मैं ले लेता हूँ 1 0 0। भाई कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है, पोजीशन वेक्टर को छोड़े कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जब टू डायमेंशन में पढ़ते थे तो आपको हमेशा सिखाया जाता था एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0। तो जब एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो y और z दोनों जीरो होंगे। तो ए कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो ए तो होगा, उसका एक्स तो होगा। अब समझ लें मैं ओरिजिन से खाली एक यूनिट आगे आया हूँ, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट आगे आया हूँ, तो एक्स वन होगा, बाकी वाई और जेड दोनों जीरो होंगे, एक्स एक्सिस पे वाई जेड दोनों जीरो होंगे। अच्छा, बी अगर मैं निकाल लूँ तो बी जो है वो 2 0 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई पॉइंट सी ले लूँ जो 100 0 0 है मिसाल, तो भी अगर मैं डायरेक्शन वेक्टर निकालता हूँ ए सी तो वो 99 0 0 आएगा। बट अगर उसको सिंप्लीफाई करूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय 99 तो वो 1 0 0 ही बनेगा। तो अभी तो मैंने दोनों पॉइंट्स ऐसे ही लिए हैं कि जिनको माइनस करने के बाद जो मेरा ए बी आएगा, डायरेक्शन वेक्टर ए बी आएगा, जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा वो 1 0 0 होगा, क्योंकि ओ बी माइनस ओ ए के मुताबिक 2 - 1 1, बाकी 0 0 माइनस होकर 0 0 ही आएगा। तो अगर कोई पॉइंट दूर वाला भी लेते हैं, मिसाल 20 0 0 लेते हैं और 19 0 0 आता, तो मुझे तो ये इजाजत है ना, मैंने बताया था कि अगर कभी डायरेक्शन वेक्टर 4 2 2 भी हो और 2 से आप डिवाइड करके 2 1 1 ले लें तो मसला नहीं है। पॉइंट आपने एक्चुअल लेना होता है, बट डायरेक्शन वेक्टर आप सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं। तो इस एक्स एक्सिस पे आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे दें तो आपका जो डायरेक्शन वेक्टर एक्स एक्सिस का आएगा ना वो 1 0 0 आएगा। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर क्योंकि 1 0 0 है, लिहाजा कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी उसकी डायरेक्शन वेक्टर में 1 0 0 लेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, अगर एक्स एक्सिस है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर 1 0 0 है, मतलब एक्स को 1 लेना है, वाई और जेड को 0 लेना है। अगर वाई एक्सिस है तो उसमें वाई को 1 लेना है और एक्स और जेड को 0 लेना है। और अगर जेड एक्सिस है तो जेड को 1 लेना है, बाकी एक्स और वाई को 0 लेना है।
बस जो एक्सेस है उसका उसको 1 लेना है और बाकी दोनों को 0 लेना है। एक्स एक्सेस में एक्स को 1 लेना है, बाकी वाई और जेड 0 होगा। वाई एक्सेस में वाई को 1 लेना है, बाकी दोनों 0 होंगे। और जेड एक्सेस में जेड को 1 लेना है, बाकी दोनों 0 होंगे। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस से पैरेलल है, उसके डायरेक्शन वेक्टर की जगह आप एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर लेंगे एज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने इसीलिए दी हुई है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट 314। वैसे यूजुअली जब एग्जाम में सवाल आता है तो उसका पोजीशन वेक्टर दिया होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन पॉइंट भी दिया हुआ होगा तो कोई फर्क नहीं है, पॉइंट को आप पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दे सकते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट 3,1,4 एंड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, तो जिस पॉइंट से लाइन गुजर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक ही जगह आएगा। ये बात आप जानते हैं, आर इक्वल टू ए प्लस टी पी हमें जनरल फॉर्म बताई गई है। उसमें जो पॉइंट ऑन द लाइन है उसका पोजीशन वेक्टर एक ही जगह पे आ जाएगा। तो मैंने देखें लिया हुआ है 314, और टी जो है उसकी जगह मैंने टी ही लिया है, और डायरेक्शन वेक्टर की जगह मैंने वाई एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर लिया है। और वाई एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर अभी हमने पढ़ा था 0 1 0 होता है, आप देख सकते हैं 0 1 0 लिखा। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर एक ही जगह, और लाइन वाई एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर की जगह 0 1 0। इस फॉर्म में आपका वेक्टर इक्वेशन आ गया। अब इसको आप जनरल पॉइंट फॉर्म में दें, किसी फॉर्म में देना चाहें या इसका इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। 3 + t टाइम 0 1 + t, तो 3 + 3 1 + t एंड 4 + 0, तो 4 ही होगा। तो 3 1 + t एंड 4, वो उसका जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दूंगा तो 3, 1 + t, 4। समझ आ रही है बात जो मैं समझाना चाह रहा था इस बात से? क्या ये बात क्लियर हो गई? एक्नॉलेजमेंट देते हैं इस बात को, नोट भी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें, तो फिर हम एक दो सवाल देख लेते हैं इंशाल्लाह। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चले अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हम समझ गए। और हमारी वेक्टर्स पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन, जो पार्ट 2 था, जो प्योरली P3 वाला एरिया था, जो हमेशा से P3 में है, उसको भी हमने डिस्कस करके वाइंड अप कर दिया। पास पेपर्स करने की पोजीशन में आप हैं इंशाल्लाह। पास पेपर्स की जो फाइल है वो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी। अभी तो आपके पास नहीं है, तो अभी आप इसको जो है किसी भी रफ पेपर पे देख लें या समझ लें, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो पास पेपर्स आप सुकून से कर लीजिएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, मैं एक सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि देखिए पास पेपर्स अब इतने आसान हो गए आपके लिए इंशाल्लाह, कि आपको किसी भी सवाल में अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतनी थोरो एक्सप्लेनेशन आपको करवा दी है। तो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ, द पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव पोजीशन दैट इज गिवन बाय ओ ए, आपके सामने दिया हुआ है i - के, ओ बी दिया हुआ है 3i + 2j - 3 के, और ओ सी दिया हुआ है 4i - 3j + 2 के। 3 पॉइंट्स हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, और कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम। जब मैंने वेक्टर्स पार्ट 1 करवाया था तो कॉमन मिसकॉन्सेप्शन मैंने क्लियर की थी कि अगर आपको एम का पोजीशन वेक्टर ढूंढना है, अच्छा पहले करना क्या है मैं देखता हूँ, फिर बताता हूँ इंशाल्लाह। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम, the point n lies on AC between A and C and is such that AN is 2 times NC. Find a vector equation of the line MN. अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, विजन ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है कि व्हाट आई हैव टू डू। जो करना है अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, उसकी बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि उससे पहले क्या करना पड़ेगा। तो आपने कहा एम एन का वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए एम एन का डायरेक्शन वेक्टर ढूंढना होगा, जो कि ओ एन माइनस ओ एम से आएगा। अब आपने कहा ओ एन और ओ एम तो है नहीं, ओ एन और ओ एम तो है नहीं, तो इसका मतलब सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एम और एन के पोजीशन वेक्टर्स ढूंढने, आप ओ एम और ओ एन निकालने, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। फाइंड ओ एम एंड ओ एन, जब वो आ गए ना तो बाकी कोई टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। तो अब मैं वो कैसे करूं, तो उसके लिए सबसे पहली बात उसने कहा कि ए बी का मिड पॉइंट एम। तो ये मैंने मिसकॉन्सेप्शन आपको क्लियर की थी जब मैं वेक्टर्स पार्ट 1 करवा रहा था, उसके एंड में एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि अगर मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ढूंढना है तो बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे ए बी निकालते हैं, कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, ए बी को डिवाइड बाय 2 कर दिया जाए। तो मैंने आपको ये बताया था कि ए बी डिवाइडेड बाय 2 करने से ओ एम नहीं आता, ए एम आता है। तो एम का पोजीशन वेक्टर ढूंढने का मतलब आपको ओ एम निकालना है, अगर ओ यहाँ है तो आपको ओ एम निकालना है।
तो ओ एम जब ए बी डिवाइड बाई टू करेंगे तो ए एम आएगा। हाँ, तो ए एम में अगर ओ ए को ऐड कर दें, ओ ए प्लस ए एम करेंगे तो ओ एम आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि ए बी निकाल लें, फिर डिवाइड बाई ए बी निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए करके, फिर डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ए एम आ जाएगा, फिर उसमें ओ ए को ऐड कर देंगे तो ओ एम आ जाएगा। ये भी तरीका सही है, बट मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी उसमें बताया था, दो मेथड्स बताए थे, उसमें शॉर्टकट तरीका बताया था कि जैसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला के लिए हम एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, जेड वन प्लस जेड टू अपॉन टू करते हैं, उसी तरह जब आप ए का पोजिशन वेक्टर और बी का पोजिशन वेक्टर ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देंगे तो आपके पास ओ एम आ जाएगा। तो ओ एम निकालने के लिए ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई टू, हाफ ऑफ ओ ए प्लस ओ बी करेंगे, डायरेक्ट काम हो जाएगा आपका। तो ओ ए आपका है, देखें जे नहीं है इसमें, तो 1 0 -1, और ओ बी आपके पास है 3 2 -3, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, 4/2 से 2 आ जाएगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा 1, और -1 -3 -4/2 से आ जाएगा -2। ये आपका ओ एम आ गया उस शॉर्टकट तरीके से, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था। सही है, तो ये मिड पॉइंट वाला केस डील होके आपके पास ओ एम आ गया। अच्छा, फिर अब दूसरे वाली चीज पे आ जाते हैं। तो ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में भी हमने वेक्टर्स पढ़ा है, तो उसमें ये चीज हम करते थे कि द पॉइंट एन लाइज ऑन ओ सी सच दैट बिटवीन ए एंड सी एन इज सच दैट ए एन इज 2 टाइम्स एन सी। तो उसमें तरीका ये होता है कि अगर आप एन सी को यहाँ ले आए तो आपको पता चल जाएगा कि ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू 2, और 2/1 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए एन जो है वो 2 हिस्से हैं और एन सी एक हिस्सा है। तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चले तो डायरेक्ट नहीं पता चल सकता, तो डायरेक्ट भी पता चल सकता है। कैसे? तो मैं बताता था ओ लेवल्स के अंदर भी कि ए एन अगर 2 टाइम्स एन सी है तो 2 को 2/1 कर दे, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दे। अब आप समझ जाएं कि ये जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है ये ए एन के पार्ट से, और जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ये एन सी के पार्ट से। मैंने एरोज बनाए हुए दिए। तो ए एन इसका मतलब 2 हिस्से और एन सी एक हिस्सा। तो एन की प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि ए एन 2 हिस्से हों और एन सी एक हिस्सा। एक दफा लाइन बना के आप ये पार्ट्स लिख देते हैं ना, फिर इससे बहुत सारे रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। मतलब मिसाल है, कोई मुझे ए सी और एन सी का कनेक्शन बनाना चाहता है, समझ लें ए सी कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो ए सी इज के टाइम्स एन सी मिसाल है। तो के की वैल्यू क्या होगी? तो के विल बी अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर विल बी द पार्ट्स ऑफ ए सी, जो ए सी के पार्ट्स है वो के का न्यूमरेटर, और जो एन सी के पार्ट्स है वो के का डिनोमिनेटर। तो ए सी कितने हिस्से हैं भाई? ए सी 3 हिस्से, और एन सी कितना हिस्सा है? एक हिस्सा। तो यहाँ से पता चल गया ए सी इज 3/1 टाइम्स एन सी। एन सी का एक हिस्सा, ए सी के 3 हिस्से, 3/1 3 है, तो ए सी इज 3 टाइम्स एन सी। अच्छा, ए सी और ए एन का कनेक्शन बनाना होगा, मिसाल है ए सी का और ए एन का कनेक्शन बनाना है, तो के की वैल्यू क्या होगी? तो ए सी कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से, तो 3, और ए एन कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, तो 2। तो ए सी इज 3/2 ऑफ एन। तो ए एन के हिस्से डिनोमिनेटर में आते हैं और ए सी के हिस्से न्यूमरेटर में आते हैं। ये चीज ओ लेवल्स में भी करने की जरूरत पड़ती थी, वो यहाँ भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब करना क्या है भाई? सवाल ये है, तो अब मैं ए एन इक्वल टू 2 टाइम्स एन सी को या तो डायरेक्टली डील करूं या इससे कोई नया रेशो निकाल के भी डील कर सकता हूँ, लेकिन क्या जरूरत है? तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ढूंढना है ओ एन, यू हैव टू फाइंड ओ एन। तो ओ एन निकालने के लिए आप ओ ए प्लस ए एन करेंगे। तो ए एन इज 2/3 ऑफ ए सी, क्योंकि ए एन नहीं निकल सकता, एन सी भी नहीं निकल सकता क्योंकि एन नहीं पता ना, लेकिन ए और सी तो है ना, मतलब ए और सी की तो पोजिशन वेक्टर, तो ए सी तो आ सकता है। तो एक तरीका ये है कि आप ए सी, सॉरी, ए एन को इन टर्म्स ऑफ ए सी लिख दें। यू कैन डू दिस, कोई अगर चाहे तो। मैंने पता नहीं यहाँ लिखा है नहीं लिखा, हाँ लिखा है मैंने, बिल्कुल इसी तरह लिखा है। एक और तरीका भी इसका है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आपने ये पहले लाइन बनाई, फिर आपने लिख दिया कि ए एन, क्योंकि ओ एन निकालने के लिए ए एन होना चाहिए, फिर उसमें ओ ए ऐड होगा। तो ए एन इज 2/3 ऑफ ए सी। एक ये तरीका था, मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई ये मेथड नंबर 1। और मेथड 2 ये भी हो सकता था, देखिए मेथड 2 हो सकता था कि अगर आपको दिया हुआ ए एन इज 2 टाइम्स एन सी, ए एन इज 2 टाइम्स एन सी लिखा हुआ है मिसाल है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप पता है क्या करोगे? खोल दो उसको, ए एन हो जाएगा ओ एन माइनस ओ ए, ओ एन माइनस ओ ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ओ सी माइनस ओ एन। ओ एन माइनस ओ ए इज 2 टाइम्स ओ सी माइनस ओ एन। अब आप पता है क्या करोगे? 2 टाइम्स ओ सी माइनस 2 टाइम्स ओ एन करोगे,
तो वो इस तरह कर लोगे, ओ एन माइनस ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ सी माइनस 2 टाइम्स ओ एन। अब आप क्या करोगे, ओ एन को वहां ले जाओगे, तो ओ एन प्लस 2 ओ एन 3 ओ एन हो जाएगा। 3 ओ एन 3 टाइम्स ओ एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ सी प्लस ओ ए। 3 टाइम्स ओ एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ सी प्लस ओ ए। और फिर उसके बाद आप ओ सी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें ओ ए ऐड करोगे, तो 3 टाइम्स ओ एन का आंसर आ जाएगा। 3 को डिवाइड करोगे तो आपके पास ओ एन आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप ओ एन निकाल सकते थे। ये भी एक तरीका हो सकता था ओ एन निकालने का। सही है, ये भी एक तरीका फॉलो कर सकते थे। बहरहाल हमने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने वर्किंग की हुई है वो मैंने रेशो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है कि ए एन जो है 2 हिस्से हैं, ए सी 3 हिस्से हैं, तो ए एन इज 2/3 ऑफ ए सी के पार्ट्स नीचे आ गए, ए एन के पार्ट्स ऊपर आ गए। ए सी निकालना आसान था, ओ सी माइनस ओ ए से आपने ए सी निकाल लिया, 3 - 3 3। सो जब 2/3 निकाला तो 2 - 2 आ गया। अब ए एन आपके पास आ गया, तो ओ एन निकालने के लिए इट विल बी ओ ए प्लस ओ ए एन। ओ ए प्लस ओ एन इज ओ ए प्लस ए एन। काफी बच्चों को ये बहुत सिंपल लगता है मेथड 2 ना, कि भाई आपको यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने ओ एन माइनस ओ ए इक्वल 2 टाइम्स ओ सी माइनस ओ एन किया, आपने सिंप्लीफाई किया, ओ एन को सब्जेक्ट बना लिया और आपके पास आंसर आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको मेथड 2 सिंपल लगता है, मेथड 2 फॉलो कर दो। मैंने कॉन्सेप्चुअल इसके लिए कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए जो मैंने काम किया है। तो आपने ए एन इज 2/3 ऑफ ए सी करके पहले ए सी निकाल लिया, फिर उस ओ एन निकालने के लिए ओ ए प्लस ए एन कर लिया। उसके बाद फिर आपने जो है 3 - 2 1 आपके पास आ ओ एन आ, ओ एम आपके पास यहाँ आ गया था, ओ एन आपके पास यहाँ आ गया। आपको वेक्टर इक्वेशन ढूंढनी थी, तो वेक्टर इक्वेशन ढूंढने के लिए आपको डायरेक्शन वेक्टर निकालना होगा। डायरेक्शन वेक्टर होगा एम एन विच इज ओ एन माइनस ओ एम। तो 3 - 2 1 -2 1 - 2। डायरेक्शन वेक्टर आपने माइनस करके निकाला, डायरेक्शन वेक्टर आ गया। फिर एम एन का इक्वेशन निकालने के लिए ओ एम या ओ एन में से किसी एक को लेंगे आप। तो मैंने ओ एम को ले लिया, 2 1 - 2 ए की जगह पे, और टी टाइम ए प्लस टी पी ए की जगह 2 1 - 2 ले लिया। अगर आप चाहते तो आप 3 - 2 1 भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों एक्सेप्ट होते। तो मैंने 2 1 - 2 ले लिया, और टी टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर की जगह ले लिया 1 - 3 3। ये आपका पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। मुझे यहाँ तक ये जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और मुझे एक्नॉलेज भी कर दें कि क्या बात यहाँ तक समझ आ गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पास पेपर्स तो इस वक्त आपके पास नहीं है, प्रिंट आप बाद में कर लेंगे, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें इंशाल्लाह, तो यूज़ कर लीजिएगा। तो अभी एक्नॉलेजमेंट दे दें, बात समझ आ गई है? चलें, तो क्लियर हो गया। अच्छा, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 तो वही है जो मैंने आपको बताया था। इट इज गिवन दैट एम एन इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट पी, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। शो करना है, डिटर्मिन करना है, प्रूफ करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का वही प्रोसेस। तो एम एन का इक्वेशन आपके पास मौजूद है। एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी से। अगर आप बीसी का वेक्टर इक्वेशन ढूंढ लेंगे और दोनों के जनरल पॉइंट्स में एक्स और वाई इक्वेट करके करेंगे तो काम हो जाएगा। तो एम एन जो है वो आपका इक्वेशन उसका मौजूद है। बीसी का इक्वेशन निकालने के लिए पहले आप बीसी वेक्टर निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी। फिर बी या सी में से किसी एक का पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करके इक्वेशन निकल जाएगी। आर इक्वस टू ए प्लस टी पी है, तो आर इक्वस टू बी प्लस एस क्यू फॉर्म में जो है ना इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल लेंगे। दोनों के वेक्टर इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ भी करके बता दिया, हालांकि ये पहले कई दफ़ा एग्जाम्पल्स में कवर हो गया। इक्वेशन ऑफ बी सी निकालने के लिए बी सी इज ओ सी माइनस ओ बी माइनस किया, आपके पास डायरेक्शन वेक्टर आ गया। फिर मैंने यहाँ पर बी को ले लिया है 3 - 3 प्लस एस टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। यहाँ से जी पी वन आ गया, जनरल पॉइंट 1 3 + s, 2 - 5s एंड -3 + 5s। और जी पी टू ऊपर से आया 2 + t, 1 + t टाइम्स -3 इज 1 - 3t एंड -2 + 3। दोनों जनरल पॉइंट्स आ गए। मैंने एक्स और एक्स को इक्वेट किया, 3 + s इक्वल्स 2 + t, एक इक्वेशन बना। 2 - 5s इक्वल्स 1 - 3t, दूसरा इक्वेशन बना। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, टी की वैल्यू आ गई, टी को किसी भी एक इक्वेशन में डाला तो ऐसा आ गया। टी इक्वल्स टू 3 को जीपी 2 में डाला, और एस इक्वल्स टू 2 को जीपी 1 में डाला। तो S2 डाला तो 5 - 8 7 आ गया। T3 डाला इसमें मैंने
तो 5 -8 7 आ गया। एक्स मैच होने चाहिए थे, वाई भी मैच होने चाहिए थे, क्योंकि इन्हीं को इक्वेट करके तो टी और एस निकाला था। असल फैसला जेड की बेसिस पर होता है। अगर जेड भी मैच कर जाएगा तो इंटरसेक्टिंग है, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर साबित करना होता लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो जेड मैच नहीं करता, और आप लिख देते जेड जेड कोऑर्डिनेट्स डिफर, हेंस द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन यहाँ ये मैच कर रहे हैं, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। और मुझे तो ये पूछा ही नहीं था कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, मुझे तो कहा था डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो बस इंटरसेक्शन तो होनी चाहिए थी। अगर यहाँ मैच ना होता तो इसका मतलब आपकी गलती होती, मैच होना ही था, यहाँ पर जरूरी होना था। कि मैच नहीं हो रहा तो आपने कहीं गलती की। तो कह रहा था फाइंड द पोजीशन वेक्टर बिकॉज दे डू इंटरसेक्ट, लिखा हुआ है, पूछा नहीं है। इट इज गिवन दैट एम एन इंटरसेक्ट बी सी, बताया गया है कि इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग होंगे ही होंगे, अगर नहीं हो रहे कुछ गलती है, जेड मैच नहीं कर रहा तो आपने कोई गलती की। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बस जो आपका मैचिंग वाला पॉइंट है वही आपका पोजीशन वेक्टर, उसी को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दे दें, आई जे के फॉर्म में या फिर कॉलम वेक्टर फॉर्म में। तो आपका पोजीशन वेक्टर आ गया 5 -8 7। 5 -8 7 सही है। ये पार्ट 2 का आपका जो है सोल्यूशन हो गया, जो कि नॉर्मल इंटरसेक्शन वाला बात थी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें और क्लियर लिख देंगे तो आगे बढ़ जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जितने भी सवाल आपने किए हैं ना, वो सारे जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिए ना, पॉइंट से लेकर लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इंटरसेक्शन वाला प्रोसेस, यही सब कुछ है। एंगल बिटवीन टू लाइंस है तो एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन वेक्टर्स होगा। पॉइंट से लेकर लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको पूरा बता दिया। तो सब वही है, नथिंग इज न्यू। आपको दिखा देता हूँ तसल्ली के लिए, ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ तक क्लियर है ना? एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है यहाँ? अच्छा देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइंस एल एंड एम हैव वेक्टर इक्वेशंस। देखें, दो वेक्टर इक्वेशंस दी हुई हैं। दिस इज ए, दिस इज एस टाइम्स क्यू, द डायरेक्शन वेक्टर। ये डायरेक्शन वेक्टर है आपका, और ये आपका पॉइंट है। तो ए प्लस एस क्यू कह लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि टी नहीं है, एस लिखा हुआ। और ये दूसरी लाइन का पॉइंट है और उसका डायरेक्शन वेक्टर है। शो दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट। ये तो हम चैंपियन हो गए इसके, इतने सवाल हमने कर लिए। तो जनरल पॉइंट 1 निकाला, 1 + s, 1 - s एंड 1 + 2s। फिर हमने दूसरा जनरल पॉइंट निकाला, 4 + 2t, 6 + 2t एंड 1 + t। दोनों को एक्स और वाई को इक्वेट करेंगे तो s -1 t -2 आएगा, डालेंगे तो 0 2 -1 आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर दे देंगे, 0 आए तो आए तो है नहीं, तो कॉलम वेक्टर फॉर्म में 0 2 -1, या अगर आई जे कैप फॉर्म में देते तो 2j - k देते, क्योंकि 0 i लिखना तो मुनासिब नहीं है ना। तो 2j - k देते कार्टेशियन फॉर्म में, कॉलम वेक्टर फॉर्म में 0 2 नेगेटिव। सही है, तो ये आप आराम से कर लेंगे, कई दफा किया। फिर पार्ट 2 में कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन। अच्छा देखिए, 4 नंबर की रिक्वायरमेंट है, मजे से सवाल क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ जो गैप आ रहा है ना, इसकी वजह यह है कि पहले एक प्लेन वाला कोई पार्ट यहाँ पर होगा, उसको मैंने गायब किया है। तो इसलिए थोड़ा गैप आ रहा है। इसकी वजह यह है कि वो पार्ट्स कुछ ओरिजिनली एक और पार्ट होगा, वो पार्ट हट गया है, अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है। अच्छा, लेटेस्ट सवाल के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी 2020 ऑनवर्ड। उससे पहले जो P3 के सवाल थे उसमें मैंने कटिंग की हुई है इसी तरह, क्योंकि ओरिजिनली कंपाइल्ड है ना ये पास पेपर्स, तो मैंने नए सिरे से कंपाइलेशन नहीं की, उसी कंपाइलेशन में एडिटिंग की है, तो इसलिए ये कहीं कहीं स्पेसेस आपको इस तरह नजर आएंगे। अच्छा जी, अब मैं कह रहा था कैलकुलेट द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन वेक्टर्स। पूरी लाइन की इक्वेशन कोई काम की नहीं। तो पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 1 - 1 2, और दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 2 2 1। 1 - 1 2 पी हो गया, डायरेक्शन वेक्टर पी हो गया, और ये 2 2 1 से डायरेक्शन वेक्टर क्यू। आपको पता है कि एंगल का फॉर्मूला है cos थीटा p डॉट क्यू अपॉन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डायरेक्शन वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू डायरेक्शन वेक्टर्स। तो p डॉट क्यू से आपके पास 1 × 2 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × 1, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट 2 आ गया। और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला, 1 - 1 2 का मैग्नीट्यूड निकाला, देखिए यहाँ निकाला √6। इसका निकाला तो 2² + 2² + 1 3 आ गया, तो 3 √6, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ गया 3 √6। और एक्यूट एंगल लिखा हुआ था, वैसे भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एक्यूट ही आना है। तो अगर याद रखें, अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आए और आपका एंगल ऑप्टियूस आ रहा है लेकिन मांगा एक्यूट है, तो फिर उस ऑप्टियूस को 180 से माइनस करके एक्यूट देंगे। और इसी तरह अगर कभी आपसे ऑप्टियूस मांगा जाए और आपका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो आपका तो एक्यूट आएगा।
तो आप एक्यूट निकालने के बाद उसको 180 से माइनस करेंगे तो आपके पास ऑब्ट्यूस आ जाएगा। तो अगर लिखा हुआ है एक्यूट या ऑब्ट्यूस तो आपको वही देना होगा। खैर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एक्यूट ही आना था, कुछ ना लिखा हो खामोशी हो तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एक्यूट आएगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस आएगा। बट अगर लिखा हुआ है एक्यूट तो एक्यूट ही देना होगा, ऑब्ट्यूस लिखा हुआ है तो ऑब्ट्यूस ही देना होगा। अब एक्यूट लिखा हुआ है और आपका ऑब्ट्यूस आ रहा है तो 180 से माइनस करके एक्यूट निकाल के दें। और सिमिलरली अगर ऑब्ट्यूस लिखा हुआ है और आपका एक्यूट आ रहा है तो 180 से माइनस करके दें। सही है। तो एक्यूट से ऑब्ट्यूस या ऑब्ट्यूस से एक्यूट करने के लिए 180 से माइनस करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव पे एक्यूट आएगा और नेगेटिव पे ऑब्ट्यूस। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव था और लिखा हुआ भी था एक्यूट, तो एक्यूट ही आना था। कॉस इनवर्स 2/√3√6 की आपका आंसर 74.2 आ गया। एंगल इन डिग्रीज को, एंगल इन रेडियंस को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देते हैं और एंगल इन डिग्रीज को 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कभी लिखा होगा नियरेस्ट डिग्री या कुछ तो उसको फॉलो करेंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर एंगल इन डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, एंगल इन रेडियंस करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये एंगल इन डिग्री है, इसका आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 74.2 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन 2 मुकम्मल हो गया। इसकी पूरी डिटेल वर्किंग आप पार्ट 1 की कर सकते हैं अपने पास, जब आपको मिल जाएंगे पास पेपर्स इंशाल्लाह। उससे पहले जो है आप मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यहाँ तक बात क्लियर है। बाकी आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले, इंटरसेक्शन वाले, इसी तरह के सवाल आएंगे जो मैंने आपको एग्जांपल्स में कवर करवा दी। तो इंशाल्लाह अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही से ली है, आपको समझ आ गई, तो तमाम सवालात आपके कदमों में होंगे। अब आप टाइम लें, तमाम सवालात मुकम्मल करें। किसी सवालात में कोई मसले मसाइल हैं, दिक्कत परेशानी है तो मेरे पास अगली क्लास में लेकर आइएगा। बट अगली क्लास तक सारे सवालात करके लाइएगा ताकि कोई मसला है तो वो क्लियर हो जाए। एक्नॉलेजमेंट दे दें कि बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए, अल्लाह का बड़ा फजल हो गया, अल्लाह का करम हो गया। खैर खैरियत के साथ हमने वेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन का आज दी एंड कर दिया। और 5 के सवाल भी आपके सामने एग्जाम्पल्स फॉर्म में तो पहले थे ही थे, पास पर जो डॉक्यूमेंट कंपाइल्ड है वो भी उसके सामने भी पास पर 2 सवाल भी कर लिए माशाल्लाह से। तो अच्छी खासी कवरेज हो गई, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फाइल पास पर की अपलोड करूंगा, मजीद सवाल करके निपटा के आइएगा अगली क्लास में इंशाल्लाह। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।